अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीस नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है मेरे रहनुमा बाय नूर राजपूत, एपिसोड 12। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उमर साहब हमज़ा की बात सुनकर धाड़े। ये बकवास नहीं है, ये हकीकत है। हमज़ा इत्मीनान से कहा। उसने हुरैन का हाथ अभी तक पकड़ा हुआ था। क्या हो रहा है ये सब कोई मुझे बताएगा? उमर साहब ने सबकी तरफ देखकर कहा, मुझसे बात करें आप, इनसे क्या पूछ रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी बीवी है। खबरदार जो किसी ने गलत हरकत की तो क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? अब की बार वो लड़का उठकर हमज़ा के सामने आया। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये तुम्हारी बीवी है? इससे मेरी शादी होगी। इसे आगे बढ़कर हुरैन का हाथ थामना चाहा। हमज़ा का जोरदार घुसा उसकी नाक पर पड़ा और वो लड़खड़ा कर पीछे हुआ। हाथ नहीं लगाना, समझा ना? मेरी इज्जत है वो। अगर दोबारा हिम्मत की तो हाथ तोड़ दूंगा। और ये रहा सबूत। हमज़ा ने पॉकेट से निकाहनामा निकाल कर दिखाया। हुरैन हैरत ज़रदा नज़रों से हमज़ा को दिख रही थी। वो इसका मुहाफिज बना हुआ था। इसे इसके रवैये की उम्मीद असद से थी। इंस्पेक्टर साहब अंदर आ जाए, हमज़ा ने फ़ोन निकाल कर किसी से कहा। और तभी पुलिस घर के अंदर आई। उमर साहब और वो दोनों बाप बेटा पुलिस को देखकर घबरा गए थे। गिरफ्तार कर लीजिएगा इन्हें, ये मेरी वाइफ को ज़बरदस्ती दोबारा निकाह करवा रहे हैं। हमज़ा ने उमर साहब की तरफ इशारा किया। हुरैन अपने बाप को पुलिस के हवाले होता देख तड़प गई थी। जो भी था वो इसका बाप था। पुलिस वालों ने तीनों को गिरफ्तार किया। ये रहा सबूत, मेरा और हुरैन का निकाह हो चुका है। हमज़ा ने पुलिस इंस्पेक्टर के सामने निकाहनामा किया। ठीक है हमज़ा साहब, आप बेफिक्र रहें। ज़बरदस्ती तो मैं करूँगा अब इन लोगों के साथ। इंस्पेक्टर ने कुछ इस लहजे में कहा था कि सबकी हंसी निकल गई थी। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, उमर साहब जाते जाते कह रहे थे। पुलिस इन तीनों को लेकर जा चुकी थी। मेरा हाथ छोड़े। हुरैन ने हमज़ा की गिरफ्त से अपना हाथ निकालना चाहा। हमज़ा को याद आया कि उसने अभी तक हुरैन का हाथ पकड़ा हुआ था। हुरैन के कहने पर इसने गड़बड़ा कर उसका हाथ छोड़ दिया। वो पहली बार उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। सुर्ख कपड़ों में गुलाबी रोई रोई आंखों के साथ वो उसके दिल में उतर रही थी। उसका सारा गुस्सा एकदम उड़न छू हुआ। होठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट दौड़ गई। इससे पहले वो कुछ कहता हुरैन कमरे की तरफ बढ़ गई। शुक्रिया बेटा, अगर आज आप ना होते तो क्या जाने क्या हो जाता। साबिरा खातून आगे बढ़ी। अरे शुक्रिया कैसा आंटी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। हमज़ा मुस्कुरा दिया। हरम तुम आ रही हो? पार्टी बेला के अपार्टमेंट में है। अर्श ने उसे फ़ोन किया। नहीं, हरम ने जवाब दिया। पर क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, हरम ने बताया। व्हाट? पाकिस्तान? लेकिन क्यों? और वो भी अचानक? अर्श ने हैरान रह गई। जी बस हुरैन की शादी है। यूनिवर्सिटी से भी ऑफ था तो मैंने सोचा चली जाती हूँ। क्या हुरैन की शादी? वो भी इतनी जल्दी? सब ठीक तो है ना? अर्श ने पूछा। जी सब ठीक है, मेरी 5 बजे की फ़्लाइट है। पैकिंग कर रही हूँ, पाकिस्तान पहुँचकर तुमसे तफसील से बात करूँगी, हरम ने जवाब दिया। ओके ठीक है, अर्श ने कहते हुए कॉल ड्रॉप की, जबकि हरम पैकिंग की तरफ मतवजा हो गई। पार्टी मेरे अपार्टमेंट में होगी और रोन बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसका दाखिला मनमूह है, बेला ने सबके सामने साफ साफ कहा। रोन का तो सुनकर दिमाग घूम गया था। तुम जैसी बदसूरत लड़की के अपार्टमेंट में वैसे भी जाना पसंद नहीं करता, रोन ने गुस्सा जब्त करके खपासत से कहा। और बेला को आग लगा चुका था क्योंकि वो जानता था बेला अपनी लुक के मामले में बहुत पॉजिटिव है। और तुम खुद क्या हो, सड़े हुए भैंसे? बेला ने भी हिसाब बराबर किया। तुम चुईया, रोन गुर्राते हुए उसकी तरफ बढ़ा। करीब था कि वो बेला को पकड़कर तोड़ मरोड़ देता। रिम उसे पकड़ लिया। रिलैक्स रोन, सोचते हुए कुछ तुम्हारे बिना कभी पार्टी की है हमने? दफा हो जाओ सब, मुझे नहीं आना तुम लोगों की पार्टी में। और तुम मेंढकी अपनी खैर मनाना। रोन ने अपने आप को रिम से छुड़वाया। बेला को वार्निंग देता वो वॉकआउट कर गया था। हरम फरहाद के साथ एयरपोर्ट पर थी। फ्लाइट के टेक ऑफ करने में कुछ ही वक्त बचा था। उसे एक अजीब सी खुशी हो रही थी। वो अपने मुल्क अपने घर जा रही थी। बेशक उसे रोम बहुत पसंद था, मगर अपना मुल्क तो अपना ही होता है ना। उसकी बात ही अलग है। मैम, अचानक उसे किसी ने पुकारा। दिस इज़ फॉर यू। इसने सफ़ेद फूलों का बुके और एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। हरम जानती थी वो किसने भेजा होगा, इसीलिए उसने पकड़ ली। वाह, तुम्हारे दोस्त रोम आने पर भी तुम्हें फूल भेजते हैं और जाने पर भी? फरहाद ने मुस्कुराकर कहा। क्या करूं, वैल्यू ही इतनी है मेरी, हरम ने मुस्कुराकर शरारत से जवाब दिया। जब तुम आओगी एक नई जीत तुम्हारी मुंतज़िर होगी। जल्द लौट आना ऐश, रोम को तुम्हारी ज़रूरत है। वो कार्ड पड़ चुकी थी और फिर उसे अपने बैग में रख लिया। फ्लावर का बुके उसने वहीं उस पत्थर के बेंच पर रख दिया। क्या हुआ, तुम्हारी फ्रेंड नहीं आई? इसने अर्श के पास आकर पूछा। रीम की नज़रें पार्टी में किसी को ढूंढ रही थी। वो तो आया ही इसलिए था कि उसे देख सके। कौन सी फ्रेंड? मेरी तो काफ़ी फ्रेंड्स हैं, अर्श ने जवाब दिया। वो जो एक है सबसे अलग। हरम की बात कर रहे हैं आप? अर्श ने पूछा। जब से उसे हरम की फरहाद से शादी का पता चला था वो रीम से मोहतात हो गई थी। जी वही, नज़र नहीं आ रही? वो पाकिस्तान जा रही है, अर्श ने बताया। क्या पाकिस्तान? लेकिन क्यों और कब?
अभी 5 बजे की फ़्लाइट है, अर्श ने बताया। रीम ने टाइम देखा तो 4:45 हो रहे थे। वो इसकी बात सुनकर बाहर की तरफ भागा। वो रैश ड्राइविंग कर रहा था, इसे रोज़ देखने की आदत हो चुकी थी। वो अचानक क्यों जा रही थी वो नहीं जानता था, मगर वो इसे देखना चाहता था। वो रैश ड्राइविंग करके एयरपोर्ट पहुंचा था, मगर उसकी किस्मत फ़्लाइट ने तभी टेक ऑफ किया था। इसका दिल तड़प कर रह गया। इसने ज़ोर से गाड़ी के टायर पर ठोकर मारी। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुम्हें अंदाज़ा नहीं, तुम्हें एक दिन ना देखो तो मेरी हालत क्या होती है। मैं कैसे रहूँगा इतना दिन? वो जहाज़ को देखते हुए कह रहा था, जो बुलंदी की तरफ बढ़ रहा था। हरम नूर, तुम्हें जल्द आना होगा रोमान शाह के लिए। रोमान शाह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो ज़ोर से चिल्लाया था, मगर उसकी आवाज़ हरम तक ना पहुँच सकी। ऐश, क्या कर रही हूँ? आयशा आपी ने उसे कॉल की थी। कुछ नहीं आपी, फ़िलहाल तो फ्री हूँ, इसने मुस्कुरा कर बताया। अच्छा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? वो भी मेरे लिए? कमाल है। ऐश को यकीन ना आया। हाँ, ज़रा सोचो, क्या खुशखबरी हो सकती है? आयशा आपी ने कहा। ये मैं कैसे बता सकती हूँ, ये तो आप ही बताएं, क्या खुशखबरी है? दिल थाम लो ऐश, आयशा आपी ने पुरस्कार लहजे में कहा। उफ़ आपी, डराए तो ना, अब बता भी दें, मुझे तहज्जुस हो रहा है। तुम्हारे रिश्ता आया है, आयशा आपी ने मुस्कुरा कर कहा। ऐश को धमाका हुआ था। क्या रिश्ता? और वो भी मेरे लिए? क्यों मजाक कर रही है आपी? मैं सच कह रही हूँ, आयशा आपी ने संजीदा लहजे में कहा। मना कर दे, ऐश फौरन बोली। पर क्यों? क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी तो क्या, कभी भी नहीं करनी, ऐश ने दो टोक लहजे में जवाब दिया। पहले ये तो जान लो कि किसका रिश्ता आया है, बाद में इनकार कर देना। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो भी है उसे इनकार कर दे, ऐश ने बेनियाजी से कहा। समान हैदर का भी इनकार कर दूँ? आयशा आपी ने पूछा। कि क्या मतलब? ऐश का दिल धड़का। मतलब ये कि समान हैदर के घर वाले आए हुए हैं तुम्हारा प्रपोजल लेकर। ऐश को लगा ओल्ड हाउस की बिल्डिंग उसके ऊपर गिर गई हो। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। ड्राइंग रूम में पार्टी जोर और शोर से जारी थी। सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश थे। 4 लोग नहीं थे पार्टी में जिन्हें सभी मिस कर रहे थे। जी नहीं आई थी, हरम पाकिस्तान जा चुकी थी, रोन को बेला ने वैसे ही मना कर दिया था और रिम आकर चला गया था। कॉकटेल्स के टेन जगह जगह बिखर पड़े थे। म्यूजिक की आवाज़ कानों में पर्दे फाड़ रही थी। मैं भी आई, बेला कहते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ी। वो कबर्ड से कुछ ढूंढ रही थी कि अचानक उसके पीछे आहट हुई। कमरे की विंडो खुली थी और विंडो के पास चेहरे पर ब्लैक मार्क लगाए कोई बेला को घूर रहा था। बेला की डर के मारे चीख निकलने वाली थी कि उसने आगे बढ़कर बेला के मुंह पर हाथ रख दिया। बेला ने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं था। मुझे भैंसा कहा था ना, अब तुम सोचो तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ मैं। वो और कोई नहीं, रोन था। इसने बेला का मुंह हाथ से पकड़ा हुआ था। वो बेला को घसीटते हुए दरवाजे तक लाया, पहले दरवाजे को लॉक किया। आज तो रोन दी डोन तुम्हें नहीं छोड़ेगा, सड़ी हुई लंबी मूंछों वाली बिल्ली। बेला अपना आप छुड़वाने की बहुत कोशिश करी थी, मगर बेसुध। रोन ने कबर्ड से एक दुपट्टा निकाला और इससे बेला के हाथ बांधे। फिर इसने एक स्टॉलर निकाला और इससे बेला का मुंह बांधा। बेला अपनी टांगे चला रही थी। तुम्हारी टांगे काटनी पड़ेगी। रोन ने उसे धक्का देकर सोफे पर गिराया और चेहरे से मास्क उतारा। वो ना भी उतारता तो कोई बात नहीं थी, बेला उसे पहचान गई थी। फिर वो कबर्ड में घुसा और एक जीन्स निकाली। इसने इससे बेला की टांगों को अच्छी तरह बांधा। आधा काम हो गया, अब सबसे ज़रूरी काम रह गया है। वो खफाजत से मुस्कुरा रहा था। लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे पड़े थे। एक रुमाल माथे पर बंधा था। बेला की नज़रों में खौफ वाज़ेह था। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोन उसके अपार्टमेंट की तरफ पहुंच जाएगा। उसका अपार्टमेंट 14 फ्लोर पर था। वो खिड़की के जरिए आया था। कैसे चढ़ा होगा वो इतना ऊंचा? बेला अपने आप को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रोन ने अचानक अपने मुंह में हाथ डाला और इससे बबल निकाली। उसको कहाँ लगाऊं? वो मुस्कुराता हुआ बेला की तरफ बढ़ा। नहीं, बेला ने ना में गर्दन हिलाई। वो बेड पर पीछे की जानिब सरक गई। ये तो तुम्हें लगवानी पड़ेगी डार्लिंग, मुझे पार्टी में आने से मना किया था ना, अब तुम इंजॉय करो पार्टी। वो इसके करीब बैठा और बबल को इसके बालों में चिपका दिया। सर के सामने वाले हिस्से पर वो अच्छी तरह से बालों में बबल चिपका रहा था। बेला की आंखों से खौफ और दुख की वजह से आंसू जारी हो गए। वो जानता था बेला को अपनी लुक कितनी अजीज है। वो इसी को खराब करके अपना बदला ले रहा था। फिर इसने पॉकेट से एक और बबल निकाली और इसे कुछ देर मुंह में चबाने के बाद बेला की खूबसूरत खुमारदारा आईब्रोज पर चिपका दी। अब आएगा मज़ा जब तुम एक आईब्रो से महरूम नजर आओगी। फिर इसने एक और बबल निकाली और इसे चबाने के बाद नीचे की जानिब बालों पर लगा दिया। इतना काफ़ी है, वो शैतानी मुस्कुराहट से जाए कह रहा था। रोन दी डोन से पंगा लेने की सज़ा शायद अभी तक तुम जानती नहीं थी। बेला दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि कोई इसे बुलाने आ जाए, मगर शायद सभी पार्टी में इतने मगन थे कि किसी को इसका ख्याल नहीं आया। चलो अब उठो। रोन ने उसे गोद में उठाया क्योंकि हाथ पाँव तो उसके बंधे थे। वो इसे उठाकर वॉशरूम में लाया और फिर उसे वहाँ बिठा दिया। बेला की नज़रों में इल्तिजा थी वो ऐसा ना करे, मगर वो शैतान का बाप था, उसकी कैसे सुनता।
अब करो पार्टी एंजॉय डार्लिंग, वो खपासत से कहता मुस्कुराया और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके बाहर से लॉक किया और अपना मास्क उठाता सीटी बजाता विंडो की तरफ बढ़ गया। पता नहीं बेला बेचारी कितनी देर वॉशरूम में पार्टी एंजॉय करने वाली थी। समान ऐश का जवाब सुनकर हैरान रह गया था। वो इस रिश्ते से इनकार कर चुकी थी। वो कुछ सोचते हुए ओल्ड हाउस से इनकार की वजह पूछने गया था, लेकिन वहाँ से पता चला कि ऐश बाहर गई है। वो उसे वहाँ नहीं मिली। वो जानता था वो कहाँ गई होगी। ऐश उसी खूबसूरत से पार्क में अपने मखसूस बेंच पर बैठी थी। वो चलते हुए इसके पास आया और बेंच के दूसरे किनारे पर बैठ गया। ऐश का रुख दूसरी तरफ था। मैं आपको इनकार कर चुकी हूँ, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, ऐश ने कहा। वह हैरान रह गया। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो खामोशी से वहाँ बैठा था, फिर भी वो इसकी मौजूदगी को महसूस कर चुकी थी। मैं वजह जानना चाहता हूँ। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती सीम, ऐश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वेरी गुड, मैं भी नहीं करता तुमसे मोहब्बत। समान मुस्कुराया। वो दोनों झूठ बोल रहे थे। तो फिर क्यों प्रपोजल भेजा आपने? क्योंकि मेरे घर वालों को तुम पसंद हो, इसीलिए। इन्हें कोई और भी पसंद आ जाएगी, ऐश ने कहा। ठीक है, तो फिर कल घर आ जाना, बाबा जी और जाना को खुद इनकार कर देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई भी चलेगी, तुम नहीं तो और सही। वो मुस्कुराहट दबाए जानबूझकर ऐश को सिलगा रहा था। मुझे भी शौक नहीं है आपसे शादी करने का, मैं कल आकर जारा और बाबा जी को खुद इनकार कर दूंगी, ऐश ने उठते हुए कहा। समान की इस बात को इसके दिल पर लगी थी। अच्छा रुको। वो चंद कदम चली थी कि जब समान ने उसे पुकारा। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? है गवाह? वो इसकी जगह बैठकर पूछ रहा था। गवाह है, ऐश ने पलटकर कहा। अच्छा, कहाँ है गवाह? ये वक्त गवाह है, यह हवाई गवाह है कि नूर अलाइश को समान हैदर से ज़रा बराबर भी मोहब्बत नहीं। वो गुस्से से कहती आगे बढ़ गई, जबकि पीछे समान का कहका गूंजा था। अर्श ने बेला की गैर मौजूदगी महसूस कर ली थी। 2 घंटे गुजर गए थे। वो रूम में गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। उसे बेला का रूम नॉक किया था, मगर वो अंदर से लॉक था और कोई जवाब नहीं आया। अर्श का दिल घबराया। इसने भी सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया। स्टूडेंट्स ने काफ़ी मेहनत के बाद दरवाज़ा खोला। एक स्टूडेंट्स लॉक खोल सकता था हर तरह के, उसने ही दरवाज़ा खोला था। बेला अंदर भी नहीं थी। उन्होंने सारा कमरा चेक किया, मगर वो नहीं मिली। अचानक अर्श की नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर पड़ी। उसने खोला और अंदर झाँका। बेला को औंधे लेटी देख उसकी चीख निकल गई थी। फ्लाइट ने लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया था। कुछ देर बाद वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर आए थे। हरम ने बाहर आने के बाद एक गहरी सांस ली थी। अपने वतन की मिट्टी की खुशबू उसके अंदर उतरी थी और एक मुस्कुराहट उसके लबों पर दौड़ गई। हेलो हमजा, कहाँ हो? फरहाद ने हमजा से फ़ोन पर पूछा। इसने जगह बताई जहां वो गाड़ी लिए उनके इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों इस तरफ बढ़ गए। बेला की हालत बुरी थी। स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि उसे देखकर हंसा जाए या अफसोस करना चाहिए। रोन, तुम मर जाओ, भगवान करे तुझे कीड़े पड़े, कमीना, घटिया मनुष्य। बेला अपने बालों से बबल उतारने के साथ साथ उसे गालियों से नवाज रही थी, लेकिन बबल का कहना था कि कुछ मर्जी कर लो, आज मैं बेला के बालों से नहीं उतरता। लेकिन रोन यहाँ तक पहुँचा कैसे? सब हैरान थे। जिससे बदला लेना हो उसके पीछे वो जहन्नुम में भी पहुँच जाए, बेला ने जलकर कहा। सबकी हंसी निकल गई। रोन दी डोन कमाल है, इतना औसम आइडिया उसके माइंड में आया कहाँ से? बिजनेस डिपार्टमेंट के एक लड़के ने कहा। तुम भी दफ़ा हो जाओ, इसका नाम मतलब मेरे सामने। बेला ने पास रखा पानी का ग्लास उठाकर उसे दे मारा। वो लड़का बेचारा बाल बाल बचा। यह ऐसे नहीं उतरने वाली बेला, हमें सैलून जाना होगा। अर्श खुद थक चुकी थी, मगर इसे बालों से चिपकी हुई च्युइंगम नहीं निकल पाई थी। हाँ बेला, तुम्हें बाल कटवाने पड़ेंगे, चिंगनिंग ने उसके बालों की हालत देखते हुए कहा। और ये आईब्रो, इसका क्या होगा? ये भी साफ करवानी पड़ेगी। बेला को अपनी आईब्रो का सोचकर इतना रोना आया कि वो गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। उफ बेला, एक आईब्रो के बिना तुम कितनी अजीब लगोगी ना। वासिन ने अपना ख्याल जाहिर किया, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। तुम भी दफा हो जाओ यहाँ से, तुम सब लोग रोन से मिले हुए हो, बेला चिल्लाई। वाकई लड़कों को इसकी हालत पर हंसी आ रही थी। बस लड़कियां ही उसका दर्द समझ सकती थी। थोड़ी देर बाद सभी स्टूडेंट्स चले गए। बेला, अर्श और स्विंग और चेनिंग के साथ वो सैलून चली गई थी। उसके बालों का काटना पड़ा था और आईब्रो के बाल भी उतारने पड़े। बेचारी एक आईब्रो के साथ इतनी अजीब लग रही थी। जब इसने आईने में अपना चेहरा देखा तो इतनी ज़ोर से भैं भैं करके रोना शुरू किया कि सैलून में मौजूद बाकी लोग हैरान रह गए। वो रो कम रही थी, जबकि रोन को ज़्यादा बद्दुआएं दे रही थी। मुश्किल से सब ने मिलकर उसे चुप करवाया था। हरम, फारिया भाभी, नताशा भाभी और बाकी सबसे मिलकर बहुत खुश हुई थी। हमजा सबसे ज़्यादा खुश था। और सुनाए हरम भाभी, अब तो आपसे डबल डबल रिश्ता बन गया है। हमजा ने उसके पास बैठते हुए कहा। वैसे मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे लिए रोम में कोई लड़की ढूंढूंगी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हमजा साहब की लाइफ पार्टनर में मेरी अपनी बहन निकलेगी। हरम मुस्कुराई। नहीं, मुझे अब किसी की भी ज़रूरत नहीं रही, मुझे लाहौर की चाहिए थी, वही मिल गई, हमजा ने जवाब दिया।
शुक्रिया हमजा, अगर तुम साथ ना देते तो जाने क्या होता। हुरैन का दिल की बुरी नहीं है थी, शायद उसकी किस्मत ये सब लिखा था। अरे शुक्रिया किस बात का अदा कर रही हैं आप? ये मेरी तड़प थी जो किस्मत ने उसे मुझसे मिलाया। हरम तो हमजा की बात सुनकर हैरान रह गई। बहुत चाहा है मैंने उसे हरम भाभी, जिस दिन उसे देखा था उसी दिन से लेकर आज तक वो हरम के सामने अपनी मोहब्बत का इकरार कर रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा था कि उसके साथ इतना बुरा हो। मैं उसकी खुशियों की दुआई की थी हमेशा। अल्लाह ने उसे तुम्हें दे दिया हमजा, अब जैसे मर्जी खुश रखो उसे। हरम मुस्कुराई। हाँ जी, बस वो एक बार मेरे पास आ जाए, सब कुछ भुला दूंगा, उसे इतना प्यार दूंगा। हमजा ने शरारत से एक आंख दबा कर कहा। हरम भी उसके साथ अंदाज पर हंस पड़ी। लेकिन अगर उसे ज़रा सी भी तकलीफ पहुंची तो डॉक्टर फरहाद आका तुम्हारे गुर्दे निकाल कर चील कौवों को खिला देगा। फरहाद जाने वहाँ कब आया? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। डॉक्टर साहब बच्ची की जान लोगे क्या? फरहाद की बात सुनकर हमजा की रूह फना हो गई, जबकि उसकी बात पर हरम और फरहाद का कहका उभरा। सबने बहुत कोशिश की थी कि लेकिन ऐश की नाहा में नहीं बदली। वो साफ इनकार कर चुकी थी कि उसे सामान से हरगिज शादी नहीं करनी। वो अपने क्वार्टर में थी जब उसे एक अजनबी नंबर से कॉल आई। उसे लगा शायद किसी ने चैरिटी शो का पूछने के लिए किया हो। हेलो, ऐश ने कॉल रिसीव की। हेलो, उसे दोबारा बोलना पड़ा क्योंकि आगे से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हेलो, कौन है? फ़ोन के दूसरी जानिब खामोशी छाई थी। ऐश का दिल एकदम धड़का था। अचानक एक सिसकी उभरी थी। फ़ोन की दूसरी जानिब जो भी था वो रो रहा था। ऐश, उसे किसी ने पुकारा था। मम्मा। ऐश पहचान गई थी। ऐश मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? मिसेस विलियम रो रही थी। 4 महीने होने वाले थे। उन्होंने ऐश की शक्ल तक नहीं देखी थी। मैं ठीक हूँ मम्मा, आप कैसी हैं? ऐश ने अपने आंसू जब्त करते हुए पूछा। मेरी बच्ची, घर वापस आ जाओ, हम तरस गए हैं तुम्हारी शक्ल देखने के लिए। मिसेस विलियम रोते हुए कहा। मर गई हूँ तुम आज से हमारे लिए। ऐश के जहन में मिस्टर विलियम की आवाज़ गूंजी। नहीं आ सकती मम्मा, मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि पापा मुझे जीते जी मार चुके हैं। उन्होंने मुझे मुर्दा करार दे दिया है। ऐश को एक पल भी नहीं भूला था। जिद छोड़ दो मेरी जान, तुम्हारी ग्रैनी तुम्हें बहुत याद करती है। और पापा, क्या वो याद करते हैं? ऐश ने पूछा था। मिसेस विलियम के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी खामोशी ऐश को सब कुछ समझा गई थी। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ मम्मा, आप मुझसे मिल सकती हैं, बात कर सकती है जब आप चाहें। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ मेरी बच्ची, मिसेस विलियम ने कहा। ठीक है मम्मा, मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आप मेरे मज़हब के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहेगी। नहीं कहती ऐश, बस तुम मुझसे मिल लो, मिसेस विलियम ने मानते हुए कहा। फिर काफ़ी देर ऐश मिसेस विलियम से बातें करती रही। आखिर वो इसकी माँ थी, वो इसे जितना भी नाराज़ सही, लेकिन उनकी एक पुकार पर जैसे ऐश उनकी ही की गई हर खता माफ़ कर चुकी थी। हमारा इतना बड़ा नुकसान करने की हिम्मत किसने की? पूरे 5 टन हीरोइन बर्बाद कर दी। वो सिगार सुलगाए गुस्से से बोल रहा था। बॉस, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उसने लड़के को काम पर मत रखे। मुझे तो ये उसी की हरकत लग रही है। ये ड्रग्स माफिया के लोग थे। ड्रग्स बनाना और इसकी स्मगलिंग करना इन लोगों का पेशा था। नहीं, ये उसका काम नहीं है। बॉस ने कुछ सोचते हुए कहा। ये जो भी है बहुत ही तेज़ है। उसे हमारे हर सीक्रेट का पता है और वो हम में से ही है। उसे ढूंढो, मुझे उस शख्स की डेड बॉडी चाहिए। बॉस ने गुस्से से कहा। ओके बॉस, वो कहता चला गया। अब मैं उसके खिलाफ सबूत ढूंढ कर बॉस को दूंगा और इसका मर्डर करूंगा। वो खुश होता हुआ सोचता जा रहा था। हेलो मिशन डीडीपी, क्या खबर है? एक सादा सा मोबाइल पर किसी की आवाज़ गूंजी थी। मिशन कंप्लीट होने जा रहा है सर, मैं अपने टारगेट के बहुत करीब हूँ, वो परअज़म लहजे में बता रहा था और साथ साथ ड्राइविंग कर रहा था। वेरी गुड, हमें आप पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ से आवाज़ गूंजी। ओके सर, थैंक्स। इसने इतना ही कहा था कि दाएं तरफ से आते एक ट्रक ने ज़ोरदार टक्कर इसकी गाड़ी को मार दी। इसने बहुत कोशिश की कि संभाल सके, लेकिन नहीं। गाड़ी लुढ़कती दूर जा गिरी थी। ज़ोरदार धमाके की आवाज़ उभरी और फिर खामोशी छा गई। हेलो हेलो मिशन डीडीपी, हेलो मिस्टर समान। लेकिन कोई जवाब ना आया। कुछ पल बाद ही पुलिस की सायरन की आवाज़ गूंजी थी। अगले दिन इस्लामाबाद से आगा हाउस के सारे नफूस डॉक्टर समिया के घर एक बार फिर इकट्ठा हो चुके थे। इस बार शादी हमजा की थी। फरहाद सुबह सुबह ही हरम को उसके घर ले गया था। दोपहर में आगा जी, डॉक्टर समिया और सज्जाद आगा और जैबा बेगम वहीं पर आ गए थे। 4 दिन बाद रुखसती का दिन मुकर्रर किया गया था क्योंकि हरम और फरहाद ने वापस जाना था। तकरीबन 6 माह बाद इस घर में ये दूसरी शादी थी। सभी खुश भी थे और उदास भी। फरहाद को एसपी मुर्तज़ा की कॉल आई थी। उनके मुताबिक उमर साहब अपना जहनी तवाज़न खो चुके थे और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। हरम को वहीं छोड़कर वो सभी वापस डॉक्टर समिया के घर चले गए थे, जबकि फरहाद हमजा के साथ हॉस्पिटल गया था। इसे खुद उमर साहब का मुआयना किया था। उनका जहनी तवाज़न वाकई ख़राब हो चुका था। फरहाद ने डॉक्टर से बात करके उमर साहब का खास ख्याल रखने का कहा था। वो चाहता था कि उमर साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
हॉस्पिटल से वो लोग सीधा डॉक्टर समिया के घर चले गए थे। फरहाद को हरम की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। पूरे 6 माह वो इसके साथ रही थी। एक दिन के लिए भी वो इससे अलग नहीं हुई थी। वो इसे अपने साथ ही लाना चाहता था, लेकिन अपने घर वालों से मिलकर हरम के चेहरे पर जो खुशी और चमक उभरी थी, फरहाद उसे छीनना नहीं चाहता था। इसीलिए जब साबिरा खातून ने फरहाद से हरम को छोड़ने को कहा तो वो इनकार ना कर सका। इस जालिम लड़की को मेरी याद तो नहीं आती होगी, अब मैं क्या करूं? अब खुद को इससे बात करना चाह रहा था। फरहाद ने कुछ सोचकर हरम का नंबर मिलाया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। क्या मुसीबत है यार, वो झुंझला गया। हमजा बहुत अच्छा लड़का है हुरैन, वो तुम्हें खुश रखेगा, हरम ने हुरैन से कहा। क्या वो मेरे बारे में सब जानता है? हुरैन ने पूछा। पता नहीं, मेरी इस टॉपिक पर उससे बात नहीं हुई, वो खुद ही इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, हरम ने बताया। लेकिन उसे पता होना चाहिए कि उसकी शादी एक बदनाम लड़की। बस करो हुरैन, अब जो हो गया उससे सबक हासिल करो और उसे भूल जाओ, हरम ने उसकी बात काटी। नहीं भूल सकती हरम, कभी भी नहीं, बहुत गहरा जख्म मिला है जो पूरी जिंदगी नहीं भरेगा। हुरैन का लहजा भरा गया और हरम सिर्फ इसे अफसोस से देखती रह गई थी। रात को हरम ने सबको अपनी यूनिवर्सिटी की तस्वीरें दिखाई थी। इसने सबको रोन की हरकतों के बारे में बता रखा था और सभी उसे देखने को बेताब थे। चेहरे से लगता तो नहीं था कि ये इतना कमीना होगा। शीजा ने रोन की तस्वीर देखते हुए कहा, ये तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा कमीना है। हरम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। सभी उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहे थे, सिवाय हुरैन के, जिसका दिमाग पता नहीं कहाँ पहुँचा हुआ था। मैं एक बार हमजा से बात करना चाहती हूँ, हुरैन ने हरम से कहा। कर लो, इससे निकाह हो चुका है तुम्हारा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, हरम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हुरैन ने कुछ सोचते हुए उठी और अपना मोबाइल लेकर छत की तरफ बढ़ गई, जबकि हरम को अर्श की कॉल आ गई थी, जिसने रोन और बेला के बारे में हरम को सब बता दिया। हरम के साथ साथ शीजा और सना भी हंस हंस कर लोटपोट हो गई थी। अम्मी, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, हरम ने साबिरा खातून के पास बैठते हुए कहा। जैसे बेटे जैसा दामाद मिला हो, उसे परेशान होने की क्या ज़रूरत है? सच में हरम, फरहाद बहुत अच्छा लड़का है, साबिरा खातून ने मुस्कुराकर कहा। जानती हूँ अम्मी, हादी बहुत अच्छे हैं और आप फिक्र मत करें, हमजा भी ये बहुत अच्छा है और हुरैन का बहुत ख्याल रखेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे हुरैन की हरकतों से डर लगता है, साबिरा खातून ने अपना डर इजहार किया। टेंशन ना ले अम्मी, जिससे हुरैन का निकाह हुआ है ना, वो एचडी है, खुद ही सीधा कर लेगा हुरैन को, हरम ने मुस्कुराकर बताया। अल्लाह करे ऐसा ही हो, साबिरा खातून ने दुआ की। क्यों, हमारी हुरैन क्या बिगड़ी हुई है जो हमजा उसे ठीक करेगा? साजिदा आंटी ने मसनूई गुस्से से कहा। हमजा तो खुद बहुत टेढ़ी चीज़ है आंटी, दोनों का अल्लाह वारिस है। हम हरम की बात पर तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखरी। हमजा लैपटॉप खोले नेट पर ब्राइडल ड्रेसेस देख रहा था। उसके साथ ही आलिया बैठी थी। उफ हमजा भाई, 1 घंटा हो गया, अभी तक आपको हुरैन के लिए एक ड्रेस भी पसंद नहीं आया? आलिया ने कौफत से कहा। तमीज़ से बात करो आली, अब वो तुम्हारी भाभी है तो इसे हुरैन नहीं हुरैन भाभी कहो, हमजा ने जानबूझकर अकड़ कर कहा। हाँ हाँ, अरमान तो देखो बच्चे के, जब वो इस घर में आएगी तभी भाभी बुलाऊंगी, अब आप रहने दें, मैं और हरम भाभी मिलकर ड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे, आपसे नहीं होगा, आलिया ने उठते हुए कहा। ऐसे कैसे, मैं अपनी ब्राइडल का ड्रेस खुद सेलेक्ट करूँगा, हमजा ने कहा। ठीक है, आप भी देख लें, मैं भी हरम भाभी से बात कर लूँगी, शॉपिंग का डिसाइड करना है, फरहाद भाई की शादी में तो फिर भी 15 दिन से ज़्यादा का वक्त मिल गया था, जबकि आपकी बारी तो सिर्फ 3 दिन है हमारे पास, आलिया ने जवाब दिया। देख लो फिर, सबसे हटकर मेरी शादी हो रही है, हमजा ने मुस्कुरा कर कहा और आलिया भी मुस्कुरा दी। 1 दिन में ही भूल गई हूँ मुझे, फरहाद ने शिकवा किया। नहीं हादी, आपको कैसे भूल सकती हूँ भला, हरम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा, खाना खा लिया तुमने? जी मैंने खाना खा लिया, अम्मी के साथ खाया, बहुत मज़ा आया। अकेले अकेले? मुझे तो पूछ लिया होता। आपको कैसे पूछती? सॉरी, वैसे मुझे याद नहीं रहा, देखा कहा था ना मैंने, 1 ही दिन में भूल गई मुझे, फरहाद ने कुछ इस तरह से कहा कि हरम को हंसी आ गई। वो कुछ और भी कह रहा था, मगर हरम को इस कदर नींद आई हुई थी कि वो इसकी बातें सुनते सुनते सो गई थी। फरहाद को जब इसकी तरफ से कोई जवाब न मिला तो वो समझ गया वो सो गई है। पागल, फरहाद ने मुस्कुराकर धीरे से ज़ेरे लब कहा और फ़ोन बंद कर दिया कि कहीं उसकी नींद ना ख़राब हो जाए। हमजा 2 घंटे की मेहनत के बाद 3 ड्रेस सेलेक्ट कर चुका था और कामयाब हो गया। वो और भी देख रहा था जब इसके मोबाइल पर बेल हुई। नंबर देखकर वह हैरान रह गया। हुरैन की कॉल थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि हुरैन उसे कॉल कर रही है। उसने खुश होते हुए कॉल रिसीव की। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सलाम दुआ के बाद हुरैन ने कहा। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। हमजा ने कहा, क्या आप मेरे बारे में सब जानते हैं? आपको पता है असद से मेरा रिश्ता क्यों टूटा? कुछ पता है, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में आपको कुछ नहीं जानना? हुरैन ने हैरानगी से पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी पिछली ज़िंदगी तुम्हारी थी हुरैन, और मुझे इसका तुमसे हिसाब लेने का कोई हक़ नहीं। लेकिन अब तुम मेरी हो चुकी हो, अब तुम पर मेरा भी हक़ है। क्या सच में आपको नहीं जानना मेरा और असद का किस तरह का रिलेशन था? वो इसे आजमा रही थी शायद? नहीं,
अब तुम मेरी बीवी हो हुरैन और मुझे तुम पर भरोसा है, हमजा के इत्मीनान से जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर जाने की हुरैन की आंखें झलक पड़ी। इसे इस दर्जा एतबार की ज़रूरत और उम्मीद असद से थी जिसने उसके किरदार पर उंगली उठाने से पहले एक पल भी नहीं सोचा था। वो बिना कुछ कहे फ़ोन बंद कर चुकी थी, जबकि हमजा समझ चुका था इसकी हालत क्या होगी, इसीलिए उसने दोबारा फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझा। हेलो आपी, कहाँ हैं आप? मैं घर आई हूँ मगर आप यहाँ पर नहीं हैं। ऐश ने आयशा को आपी को कॉल की थी मगर वो घर आई थी मगर आयशा आपी उसे नहीं मिली। मैं हॉस्पिटल में हूँ ऐश। आयशा आपी की परेशानी सी आवाज़ उभरी। हॉस्पिटल, लेकिन क्यों? सब तो ठीक है, ऐश ने पूछा। वो ऐश, सब ठीक नहीं है। क्या हुआ आपी, डरा क्यों रही हो? साफ साफ बताएं। ऐश को डर लग रहा था, कुछ अनहोनी होने का एहसास उसे आज सुबह से हो रहा था। वो सामान का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, वो इस वक्त आईसीयू में है, आयशा आपी ने भराई आवाज़ में कहा था, जबकि ऐश को लगा था कि उसके पाँव के नीचे से ज़मीन सरक गई हो। ऐश को लगा था उसके कानों में कुछ गलत सुन लिया हो, सांस जैसे गले में ही अटक गई थी। उस शख्स को ऐश ने बहुत चाहा था, बेइंतहा। कौन से हॉस्पिटल? वो बस इतना ही पूछ पाई थी। आयशा आपी के हॉस्पिटल का नाम बताने के बाद वो खुद ही नहीं जानती थी वो कैसे पहुंची थी। उसका दिमाग साईं साईं कर रहा था, आंसू नहीं निकले थे और अंदर कहीं मंजमित हो रहे थे। आपी, ऐश आयशा आपी की तरफ बढ़ी। हॉस्पिटल में ज़ारा और बाबा जी थे। जब अहमद भाई खुद पर मुश्किल से कंट्रोल किए हुए थे, ज़ारा सिसकियों से रो रही थी। वो इसका इकलौता भाई था। ऐश, आयशा आपी के आगे बढ़कर उसे गले लगाया। ऑपरेशन चल रहा है, दिमाग पर चोट लगी है, वो बता रही थी, जबकि ऐश कांपती टांगों के साथ चेयर पर बैठ चुकी थी। वो तो ठीक हो जाएंगे ना? ज़ारा रोते हुए आयशा आपी से पूछ रही थी। ज़ारा मत रो बच्ची, दुआ कर, सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी ने आगे बढ़कर ज़ारा के सर पर हाथ रखा। ऐश उठी थी। वो वज़ू करने के बाद हॉस्पिटल के कमरे में इबादत में मशगूल हो गई। वो जानती थी सिर्फ दुआ ही है जो इसके सामान को बचा सकती थी। दुआ मांगते वक्त अंदर मंजबित आंसू ने बाहर का रास्ता लिया था। 4 घंटे बाद डॉक्टर ने आके बताया कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है। वह अब खतरे से बाहर है, ताहम बेहोश है। अभी सबकी अटकी सांसें बेहाल हुई थी। ये एक माजा हुआ था कि सामान हैदर बच गया था। शायद इसका काम अधूरा था, वो अपना मिशन पूरा किए बिना मर नहीं सकता था। हरम के 2 दिन बहुत मसरूफ से गुजरे थे। इन 2 दिनों में इसने सबके साथ मिलकर शॉपिंग की थी। हुरैन को शादी की किसी रस्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था, अलबत्ता हमजा बढ़ चढ़ कर अपनी हर रस्म खुद करवा रहा था। मेहंदी की रस्म पहले हुरैन की गई, बाद में सभी लोग डॉक्टर समिया के घर पहुंच चुके थे। रात गए तक मेहंदी का फंक्शन चलता रहा, फिर सब वापस लौट आए। हरम इन दिनों इतनी मसरूफ हो गई थी कि उसे फरहाद से बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। सानिया भी शादी में आई थी, लेकिन बाहाजी भाई ने माजरत कर ली क्योंकि उनके भाई की वजह से इतना कुछ हुआ था। हरम डॉक्टर समिया के घर ही रुक गई थी। वह सुबह बारात के साथ जाना चाहती थी, लेकिन दो फंक्शन अटेंड करने के बाद वो इतना थक चुकी थी कि फरहाद कमरे में आया। वो घोड़े बेचकर सोई थी। उसका राब्ता अर्श से नहीं हुआ था, अलबत्ता उसने इतना बताया था कि मंडे को क्लासेस स्टार्ट हो रही है। सुबह सैटरडे था और हुरैन की रुखसती भी। हरम ने अर्श को यकीन दिलाया कि वो संडे तक वापस आ जाएंगी। समिया हाउस में काफ़ी गहमा गहमी थी। सभी मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। सबसे ज़्यादा हमजा एक्साइटेड हो रहा था। इसके तो पाँव ही ज़मीन को नहीं छू रहे थे। उसे अपना आप हवाओं में उड़ता हुआ महसूस हो रहा था। जब असद को पता चला कि हुरैन की शादी हो रही है तो इसे एक झटका लगा। असद, तुमने अच्छा नहीं किया, सानी आपी ने उसे कहा। वो लड़की मेरे लायक नहीं आपी, असद ने गुस्से से जवाब दिया। तुमसे ज़्यादा अमीर, वजीह और समझदार लड़का उससे शादी कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि तुम इस काबिल नहीं थे कि हुरैन तुम्हें मिलती। सानिया आपी ने भी गुस्से से कहकर फ़ोन बंद कर दिया, जबकि असद उनकी बात सुनकर हैरान रह गया था। जल्दी करो भाई, सब बारात का टाइम हो गया है। आगा जी सबसे कहते फिर रहे थे। जी आगा जी, हम तैयार हैं। ये औरतें पता नहीं कितनी देर लगाएंगी, सज्जाद आगा ने कहा। औरतें किसको कह रहे हैं आप? नाताशा भाभी ने उन्हें घुरा। सॉरी बेगम, गलती से मुंह से निकल गया। सज्जाद आगा ने फौरन माजरत की। हमजा किधर है, नजर नहीं आ रहा? दादू ने पूछा। दादू वो सैलून गए हैं, हालिया ने बताया। हाय, क्या लेने? दादू ने हैरान होते हुए पूछा। भाई दूल्हा है, वो तैयार होने गया है। फरहाद भी साथ है, आगा जी ने बताया। अच्छा, फरहाद साथ है तो फिर ठीक है। दादू को इत्मीनान हुआ, वरना उसे हमजा पर जरा भी भरोसा नहीं था। हरम अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पहले हुरैन और सना से बात कर रही थी। उसे टाइम का पता ही न चला। सभी रेडी थे, हमजा और फरहाद भी आ गए थे। हरम कहाँ है? फरहाद ने आते हुए पूछा। वो अभी तैयार नहीं हुई। ओके, मैं देखता हूँ। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हरम, कहाँ हो तुम? वो उसे पुकारता कमरे में दाखिल हुआ। हादी, सॉरी मैं लेट हो गई। वो मसरूफ से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। बेबी पिंक कलर की घुटनों तक आती शॉर्ट फ्रॉक पहने, स्किन कलर का
सिल्क का पायजामा पहने वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। लंबे बाल कमर पर बिखरे पड़े थे, वो कानों में झुमके पहन रही थी। हाथी कंग सा उसे तैयार होता दिख रहा था। हाथी देखिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये। मैंने कहा था ना आलिया से कि मुझ पर ये सूट नहीं करेगा। वो परेशानी से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। चेहरे पर बहुत मेकअप था, वो भी नाम का। होठों पर लगी लिपस्टिक से बहुत मनफरद सा बना रही थी। वो कभी तैयार नहीं होती थी, जब होती थी तो फरहाद को मुश्किल हो जाती थी। मैं ये चेंज कर लूँ? जब फरहाद कुछ ना बोला तो हरम ने खुद ही अंदाज़ा लगाया, वाकई ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा। वो जाने के लिए मुड़ी, तभी फरहाद ने उसका हाथ पकड़ा। तुम पागल हो? किसने कहा अच्छा नहीं लग रहा? बहुत प्यारी लग रही है वो हरम। फरहाद ने दिल से तारीफ की। थैंक यू। वो मुस्कुराई। मैं बस हिजाब कर लूँ, फिर चलते हैं। ओके। फरहाद वहीं खड़ा उसे देखता रहा। चंद मिनट बाद वो रेडी थी। खूबसूरत सा हिजाब किए उसके वक़ार में इजाफा कर रहा था। चले? वो उसके सामने मुस्कुराई। चलो। फरहाद ख्वाब से जागा। वैसे कितनी अजीब बात है ना, मैं अपनी ही बहन की बारात में जा रही हूँ। वो सीढ़ियाँ उतरते कह रही थी। नीचे मौजूद सबकी नज़रें दोनों पर जमी थी। वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। जब वो एक साथ होते थे तो एक दूसरे को मुकम्मल कर देते थे, जिससे दोनों की खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाती थी। माशाअल्लाह। ज़ेबा बेगम ने दिल ही दिल में दोनों की नज़र उतारी। कुछ देर बाद बारात पूरी धूमधाम से रवाना हो चुकी थी। सब लोग बारी बारी सामान से मिल चुके थे। सिर्फ एक वही थी जिसमें हिम्मत नहीं थी कि वो सामान को यूं पट्टियों में जकड़ा देख सके। ऐश, जाओ मिल लो उससे, आयशा आपी ने कहा। हिम्मत नहीं हो रही आपी, ऐश ने कांपती आवाज़ के साथ कहा। हिम्मत करो मेरी जान, हिम्मत करो। इसे एक बार देख लो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। ऐश कुछ सोचते हुए उठ गई। वो जब रूम में आई तो सम्मान सोया हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। ऐश बिना आवाज़ की उसके बेड के पास रखी चेयर पर बैठ गई। वो सिर्फ उसे देख रही थी, कुछ ना बोली। वो इसकी नींद नहीं खराब करना चाहती थी। उसके आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गालों पर फिसलने लगे। क्या होता अगर सम्मान को कुछ हो जाता? क्या ख्याल ही उसकी रूह निकाल रहा था। कुछ देर वो इसे देखती ही रही। उसका हाथ छूना चाहती थी, उसे अपने हाथों में लेने की एक अजीब सी ख्वाहिश उसके अंदर उठी, मगर वो चाहने के बावजूद भी ऐसा ना कर सकी। फिर वापस जाने के लिए उठी। अभी वो पलटी ही थी कि एकदम रुक गई। कहाँ जा रही हो नूरुल आइश? सम्मान ने उसका हाथ पकड़ चुका था। ऐश हैरान रह गई। वो जाग रहा था। बैठ जाओ प्लीज़। उसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। ऐश बैठ गई। कैसी हो? वो मुश्किल से ही बोल पा रहा था। ऐश ने नज़र उठाकर उसे देखा। वो शख्स जो मौत के मुंह से आया था, वो इससे पूछ रहा था कैसी हो। ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए। मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारे सामने ही हूँ। मुझे क्या हुआ है? सम्मान ने कहा। अगर आपको कुछ हो जाता तो? सिम तो मैं मर जाती। वो रो दी थी। वो मज़ीद अपनी मोहब्बत को नहीं छुपा सकती थी, इसलिए देखो मैं वापस आ गया। मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? बहुत बुरे हैं आप सिम, ऐश ने रोते हुए कहा। उसकी नाक सुर्ख हो चुकी थी। जानता हूँ, सम्मान मुस्कुराया। अब जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मैं एक लंगड़े इंसान से शादी नहीं कर सकती। ऐश ने उसकी टांग की तरफ इशारा किया जिस पर पट्टी बंधी थी। सम्मान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दांत क्यों निकाल रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, लेकिन मैं तो इस लड़की से शादी करूंगा जो मुझसे मोहब्बत करती हूँ, जबकि नूर आलाइश को तो मुझसे रत्ती भर भी मोहब्बत नहीं। वो इसे तंग कर रहा था। हाँ नहीं है तो शादी आप मुझसे ही करेंगे, वरना शायद आप भूल चुके हैं मुझे कुंग फू कराटे सब कुछ आते हैं। ऐश ने गुस्से से कहा। सम्मान को बहुत अरसे बाद इसमें पुरानी ऐश की झलक नजर आई। वो अब शादी के बारे में नहीं सोचना चाहता था। वो मौत के मुंह से इसीलिए आया था कि अपना मिशन पूरा कर सके। उसे ड्रग्स माफिया को जड़ से उखाड़ना था। ड्रग्स माफिया की गई इस हरकत ने उसके हौसले मजीद बुलंद कर दिए थे। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता था। वो ऐश की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं आपका हर कदम पर साथ दूंगी सिम। वो शायद उसकी सोच पड़ चुकी थी। ये सच है, मैंने आपको चाहा है बहुत, और हमेशा चाहूँगी। मैं ये गुनाह किए जा रही हूँ, ये मेरे बस में नहीं है। मुझे इस गुनाह से निकाल दे, मुझे खुद से मोहब्बत करने का हक दे। शायद किसी ने किसी और को इतने खूबसूरत अल्फाज में प्रपोज किया हो। गैर महरम से मोहब्बत जो इंसान को गलत रास्ते पर ले जाए, गुनाह के ज़मीरे में आती है। और ऐश मजीद वो गुनाह नहीं करना चाहती थी। सम्मान ने कोई जवाब नहीं दिया। ओके, आप रेस्ट करें। ऐश ने उठते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कोई गवाह है तुम्हारे पास कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? सम्मान ने आवाज़ उभरी। वो रुकी, पलटी और मुस्कुराई। ये वक्त गवाह है, ये चांदनी रात गवाह है, पूरा रोम गवाह है कि नूर आलाइश को समान हैदर से बेपनाह मोहब्बत है। वो कहकर रुकी नहीं थी, जबकि समान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इसे भी तो अपनी ज़िंदगी जीने का हक था ना। हुरैन दुल्हन बनी बहुत प्यारी लग रही थी। उसे हरम के ड्रेस कलर का हम रंग लहंगा पहना था। हमजा कब से स्टेज पर बैठा उसे देखने की तमन्ना कर रहा था। सानिया आपी और हरम उसे लेकर स्टेज की तरफ बढ़ी। हमजा की जब पहली नज़र इस पर पड़ी तो वो आंखें बंद कर गया। वो जब स्टेज के पास पहुंची तो वो पास बैठे फरहाद ने हमजा की कोहनी मारी। चलो उसका हाथ पकड़ कर लाओ, फरहाद ने कहा।
हमजा फौरन उठा। वो हुरैन की तरफ बढ़ा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। हुरैन को सोचने के बाद अपना नाजुक हाथ उसे थमाया। वो दोनों एक साथ बैठे बहुत सज रहे थे। इन दोनों से पूरा हॉल और वक्त जैसे सच गया था, जबकि कुछ सोचकर हुरैन की आंखें भर आ गई थी। ये वही जगह थी जहाँ 6 माह पहले उसकी और असद की मंगनी हुई थी, और आज वो किसी और की थी। ये खूबसूरत मनाजिर कैमरे की आंख ने कैद कर लिए थे। सभी खुश नजर आ रहे थे। हरम सबसे अच्छी तरह मिल रही थी क्योंकि उसे कल वापस चले जाना था। कुछ देर मस्जिद वहाँ रुकने के बाद वह बारात वापस आ गई थी। सामान बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहा था। उसका मिशन अधूरा था। ऐश उसे रोज़ाना मिलती थी। वो इसे पहले की तरह तंग करती थी जब वो ऐश विलियम थी। सामान उसे तंग नहीं आता था। मिसेस विलियम ने छुप छुप कर ऐश से मिलना शुरू कर दिया था। ये बात सिर्फ माइक जानता था। मैं सैम से ही शादी कर रही हूँ मामा, ऐश ने अपना फैसला सुनाया। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मिसेस विलियम ने पूछा। वो दोनों इसी पार्क में थी। जी, ऐश ने कहा। मैंने मौत की अजियत को महसूस किया है मम्मा। अगर उसे कुछ हो जाता ना तो इस वक्त मैं आपके सामने ना होती। मैं मर भी चुकी होती मम्मा। ऐसी बातें मत करो ऐश। ईश्वर तुम्हें सलामत रखे। खुदा सामान को सलामत रखे मम्मा। ये दुआ करें। वो है तो मैं हूँ। मिसेस विलियम अपनी बेटी की दीवानगी पर हैरान रह गई थी। हमजा बहुत खुश अपने रूम में आया था। वो तसव्वुर कर रहा था हुरैन उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन कमरे में दाखिल होकर उसका दिमाग घूम गया। हुरैन बेड पर नहीं थी। खूबसूरती से सजा कमरा खाली थी। तभी हुरैन ड्रेसिंग रूम से बाहर आई थी। वो चेंज कर चुकी थी। वो इस वक्त सादा से कपड़ों में थी। वो सोच रहा था कि उसे दुल्हन बने जी भर कर देखेगा। वो ख्वाब भी अधूरा रह गया। हमजा को देखकर वो ठिठकी और फिर चलते हुए इसके पास आई। मैं जानती हूँ इस शादी के लिए आप भी राजी नहीं होंगी। मेरी तरह मजबूर आपको भी ये शादी करनी पड़ी होगी। मैं माजरत करती हूँ आपसे। मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा। मेरे दिल में आपके लिए ज़रा सी भी फीलिंग नहीं है। वो अपने एहसासात बताकर उसके अरमानों पर पानी फेर रही थी। हमें फालतू के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे नींद आई है, थक चुकी हूँ मैं, आप भी सो जाएं। वो कहती एक तकिया उठाकर ड्रेसिंग रूम में घुस गई, जबकि हमजा सर पकड़ कर रह गया था। अगले दिन हरम और फरहाद वापस रोम के आ गए थे। दरवाजे पर ही हरम को वेलकम कार्ड मिल गया था। सुबह उसका रिजल्ट था। इसे बहुत फिक्र हो रही थी। अभी उसने किसी को भी अपने वापस आने का नहीं बताया था। वह हमजा को समझा कर आई थी कि अब ये तुम दोनों की पर्सनल लाइफ है, इसे खुद ही सेट करो। हरम जानती थी कि हुरैन के लिए इतनी जल्दी सब कुछ हो जाना आसान नहीं होगा। इसे वक्त लगेगा सेट होने में। रात को वो दुआएं मांग कर सो गई थी क्योंकि एक हफ्ते की भाग दौड़ में वो थक चुकी थी। सुबह सुबह ही उसे अर्श की कॉल आ गई। उसे लगा था शायद वो अभी पाकिस्तानी होगी, मगर हरम ने उसे बताकर हैरान कर दिया वो वापस आ गई है। ठीक है, आ जाओ यूनिवर्सिटी, आज हमारा रिजल्ट है, अर्श ने कहा। रिजल्ट के नाम से हरम की रूह फना हो रही थी। फरहाद ने उसे बहुत समझाया और बहुत हौसला दिया था कि सब अच्छा होगा। वो इसे यूनिवर्सिटी के गेट पर उतार चुका था। हरम को बिल्कुल वैसा महसूस हो रहा था जैसे उस दिन महसूस हुआ था जब इसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वो दुआएं करती, दरूद शरीफ पढ़ती, गेट पार कर गई थी जहाँ सभी उसके मुंतजिर थे। ऐश और समान की एंगेजमेंट का फंक्शन ओल्ड हाउस में रखा गया था। वो भी ऐश की ख्वाहिश पर। सब उसके लिए इंतहाई खुश थे। समान बहुत ही मसरूफ़ रहने लगा था। ऐश ने कभी उससे नहीं पूछा था कि वो टैक्सी क्यों चलाता है या इसके अलावा और भी कोई काम करता है या नहीं। ठीक होने के बाद समान सबसे पहले अपने घर में बने सीक्रेट रूम में गया था, जहाँ से उसने सबसे पहले एक सादा सा कीपैड मोबाइल निकाला और फिर एक सिम। एक अलमारी में कोई सैकड़ों की तादाद में फ़ोन रखे थे और सिम कार्ड भी थे। उसके बाद उसने अपनी टीम को अपनी ठीक होने की खबर पहुंचाई थी। पूरे ओल्ड हाउस को रोशनियों से सजाया गया था। वहां मौजूद सभी लोग, बूढ़े लोग, बहुत खुश थे। पूरा स्टाफ खुश था। सभी रात को होने वाले फंक्शन की तैयारियों में मसरूफ थे। ऐश को एक कॉल आई थी जिसे सुनकर वह हैरान रह गई थी। इसे मिस्टर विलियम ने बुलाया था। कॉल मिसेस विलियम ने की थी। ऐश इनकार नहीं कर सकती थी। वो किसी को कुछ बताए बिके पैलेस की तरफ बढ़ गई। ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स का हुजूम लगा था। जी इत्मीनान से बैठी थी। कुछ देर बाद रिजल्ट शो होना था। साइंस डिपार्टमेंट वालों की सांस जैसे अटकी थी। हरम कहाँ है? वासे ने अर्श से पूछा। पता नहीं, अभी तक तो यही थी, अर्श ने जवाब दिया। लाइब्रेरी खाली थी। सभी स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में मौजूद थे। हरम एक टेबल पर अकेली बैठी थी। लाइब्रेरियन उसे किन अखियों से दिख रही थी? परेशानी हरम के चेहरे से झलक रही थी। आर यू ओके? लाइब्रेरियन ने उसे पूछा। जी मैं ठीक हूँ, हरम मुस्कुराई। इसके सामने खाली सफ़े पड़े थे जिन पर वो कुछ लिखी जा रही थी। अब तक तो रिजल्ट अनाउंस हो चुका होगा, मुझे जाकर देखना चाहिए। हरम ने सामने रखी फाइल उठाई और लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। पहले जी का रिजल्ट शो हुआ। जी शाह 95% वो जीत चुकी थी। बिजनेस डिपार्टमेंट के सभी स्टूडेंट्स ने इम्तिहान की होर्डिंग की थी। कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि वह हारी हो। जो 95% लेता था वो जीत जाता था।
साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के चेहरे उतर गए थे। सबकी धड़कन तेज हो गई थी। हरम का रिजल्ट सामने लगी स्क्रीन पर शो होने वाला था। रोमान और प्रोफेसर जोसेफ इंतहाई संजीदगी से स्क्रीन को देख रहे थे। लेट्स गो, हमें चलना चाहिए, हम जीत चुके हैं, जी ने अपने ग्रुप से कहा। हरम ऑडिटोरियम के दाखिली दरवाजे में खड़ी थी। उसकी रिजल्ट स्क्रीन पर शो हुआ था। तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ था। 0 से परसेंटेज स्टार्ट हुई थी और बढ़ती जा रही थी। सारे स्टूडेंट्स दम साधे स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। 14%, 50%, 60% परसेंटेज तेज़ी से बढ़ रही थी। वेट जी, हम हरम का रिजल्ट देखकर रुक जाएंगे, जी मैंने कहा था। 70%, ये परसेंटेज एकदम स्टॉप कर गई। 1 सेकंड गुजर गया, मज़ीद परसेंटेज नहीं बढ़ी। यह अल्लाह, इतनी कम! हरम को जैसे चक्कर आ गया। वो दाखिली दरवाजे में ही बैठ गई। ओह, सभी स्टूडेंट्स ने अफसोस किया। लेकिन ये क्या? स्क्रीन ने क्लिक किया और फिर परसेंटेज बढ़ना शुरू हो गई। वो तेज़ी से बढ़ रही थी। 80%, 85%, 90%। स्टूडेंट्स की आंखें हैरत से खुल गई। जी भी ठिठक गई थी, क्योंकि आज तक इसके मुकाबले ने 90% मार्क्स नहीं लिए थे। स्क्रीन पर परसेंटेज एक बार फिर स्टॉप कर गई। जी ने सुकून का सांस लिया। हरम खुश हो गई कि वो 90% ले चुकी है। ये परसेंटेज कम नहीं थे। ग्रेट, प्रोफेसर जोसेफ के मुंह से निकला। अरे ये क्या? जी देखो, शाले ने उसे पुकारा। परसेंटेज स्क्रीन पर एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गए। 91%, 92%, 93%, 94%, 95%। जी समेत हॉल में मौजूद सभी स्टूडेंट्स के मुंह खुले के खुले रह गए। ओह माय गॉड, बेला के मुंह से निकला था। दोनों एक बराबर। अर्श खुश हुई। साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की होर्डिंग शुरू हो गई थी। इट्स अमेजिंग। प्रोफेसर हैरान हुए। अचानक स्क्रीन पर आवाज़ उभरी। 95.1%, 95.2%, 95.3%, 95.4%, 95.5%। हरम नूर का 95.5%। हरम का रिजल्ट शो हो चुका था। जिम्मी गश खाकर नीचे गिर चुका था। यस, रोमान के चेहरे पर अजीब सी चमक फैल गई। ये नामुमकिन है, जी ने कहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था। जी समेत वहाँ मौजूद हर स्टूडेंट्स बेयकीनी के ज़ेर असर था। याहू, हम जीत गए! रोन हवा में उछला था। हम जीत गए, हाँ हम जीत गए! साइंस डिपार्टमेंट खुशी से उछल रहा था। हरम कहाँ है? पहली बार रोन ने उसका नाम लिया था और फिर दरवाजे की तरफ भागा। हरम अभी तक वहीं बैठी थी, बेयकीनी की कैफियत में। हम जीत गए! साइंस डिपार्टमेंट जीत गया! वह हरम के करीब पहुंच चुका था। इसने हरम के हाथ से फाइल पकड़कर बाहर उछाली। सारे कागज़ फिजा में बिखर गए। थैंक यू लिटिल। वह इसके सामने बैठा। हरम जानती थी वह अगला लफ्ज़ क्या बोलेगा। थैंक यू लिटिल एंजल। रोन मुस्कुराया। हम जीत गए! वो वापस भागा। हर तरफ शोर था, खुशी का शोर। या अल्लाह पाक, तेरा शुक्र है। हरम ने शुक्र अदा किया। हरम ने कमाल कर दिया। इतनी परसेंटेज आज तक किसी ने नहीं ली थी। हर तरफ हरम का नाम पुकारा जा रहा था। इसकी तारीफ हो रही थी। ग्रेट! उसे प्रोफेसर जोसेफ और रोमान दोनों आते दिखाई दिए। अमोल विनकिट ओमिनिया। हरम मुस्कुरा दी। 4 माह बाद वो मिस्टर विलियम से मिल रही थी। वो भी इस तरह के मिस्टर विलियम इससे रुक मोहरी बैठे थे। वो खड़ी थी। ये पैलेस नहीं था, ये मिस्टर विलियम का ऑफिस था। वो पैलेस नहीं जाना चाहती थी। अगर तुम माइक से शादी कर लो तो मैं तुम्हें अपना लूँगा ऐश। विलियम अपनी बेटी के तौर पर मिस्टर विलियम की जज्बात से आ रही आवाज़ गूंजी। सॉरी डैड, मैं माइक से शादी नहीं कर सकती। क्योंकि तुम इस मुस्लिम से शादी करना चाहती हो, इसीलिए? मिस्टर विलियम के लहजे में तंज उभरा। माइक के अलावा आप किसी से भी शादी करना चाहेंगे मेरी, मैं कर लूँ, मगर शर्त यह है कि वह इंसान मुस्लिम हो। ऐश ने ताबदारी से कहा। तुम आज भी गलत फैसला करने जा रही हो ऐश विलियम। सॉरी डैड, मैं नूर अलाइश हूँ। वॉटेवर, मिस्टर विलियम ने कौफत से कहा। ये ज़िंदगी और ये दुनिया तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, सोच लेना। आपने कहा था मैं 4 दिन भी नहीं टिक पाऊंगी आपके नाम के बिना। मैंने 4 महीने गुजार लिए डैड। आगे भी अल्लाह वारिस है। तो तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी? नहीं, ऐश ने बस इतना ही कहा। ओके देन, गेट आउट। मिस्टर विलियम के लहजे में नफरत उभरी और ऐश बिना कुछ कहे वहाँ से पलट गई। एक बाप और बेटी के दरमियान जंग जारी थी। ना जाने जीत किसकी होनी थी। सामान ने 2 दिन में ही पता लगा चुका था कि उसके एक्सीडेंट में किसका हाथ था। वो ये जानकर हैरान रह गया था कि ड्रग्स माफिया का उसके एक्सीडेंट पे हाथ नहीं था। फिर कौन हो सकता है? वो परेशान था। ये तो तय था कि वो जल्द ही पता लगा लेता, लेकिन रोम में किसी और से उसकी दुश्मनी नहीं थी। और फिर शाम तक वो जान चुका था कि उसे कौन मारना चाहता था। मिस्टर विलियम मुझसे इतना डरते हैं कि वो इन्हें मुझसे इतना खतरा है कि मुझे मारना चाहते हैं। सामान हैरान रह गया था, लेकिन वो ये बात ऐश को नहीं बताना चाहता था। वह एक बाप और बेटी के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी नहीं करना चाहता था। सारे स्टूडेंट्स हरम के गिर्द जमा थे। तुमने कर दिखाया हरम, तुमने कर दिखाया। तुम जीत चुकी हो हरम।
तुम जीत चुकी हो। अर्श ने उसे गले लगाया। मैं नहीं, हम जीत चुके हैं, हरम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जी यूनिवर्सिटी से जा चुकी थी। जो हुआ वो इसके लिए काबिल यकीन नहीं था। रोमान दूसरे दरवाजे से हॉल से बाहर निकला था। बाहर उसे बहुत से सफाहात बिखरे नजर आए थे। रोमान उनकी तरफ बढ़ा, उसने नीचे बैठकर एक सफ़े पर उठाया। इस पर उर्दू में कुछ लिखा था। रोमान ने बेइख्तियार उसे पढ़ना शुरू किया। हवा थमी थी ज़रूर, लेकिन वो शाम जैसे सिसक रही थी कि जर्द पत्तों को आंधियों ने अजीब किस्सा सुना दिया था कि जिसको सुनकर सारे पत्ते सिसक रहे थे, तड़प रहे थे, जाने किस साखी के गम में शजर जड़ों से उखड़ रहे थे। हम तलाशा बहुत हमने तुमको, हर एक रास्ते पर एक वादी, हर एक पर्वत पर एक घाटी, मगर कहीं से तेरी सदा न आई। तो ये कहकर हमने टाल दिया। हवा थमेगी तो देख लेंगे, हम उनके रास्तों को ढूंढ लेंगे, मगर हमारी ये खुशहाली जो हमको बर्बाद कर गई थी, हवा थमी थी ज़रूर, लेकिन बड़ी ही मुद्दत गुजर गई थी। रोमान ने किसी ट्रांस के ज़ेर असर वो पोइट्री पढ़ी थी। हरम की हर बुरी आदत थी वो जब शदीद टेंशन में होती थी तो जो इसे शायरी याद होती थी वो इसे सफ़ों पर बिखरना शुरू कर देती थी। अभी लाइब्रेरी में भी इससे ने वही काम किया था। रोमान एक झटके से उठा था और बाकी सफ़ात की तरफ बढ़ गया जो हवा चलने के बाद उड़ रहे थे। वो एक एक सफ़े को जमा कर रहा था। इसे जानना था हरम को, इसके राजों को, इसके अंदर क्या है, सब कुछ वो जानना चाहता था। और शायरी इंसान के जज्बात की बेहतरीन अक्कासी करती है। ऐसा नहीं हो सकता आनी, मैं हार नहीं सकती। जी इंतहाई गुस्से में थी। वो ड्राइंग रूम में मौजूद चीज़ें उठा उठा कर पटक रही थी। वो हिस्ट्राई सी चिल्ला रही थी। जी बस करो, होश में आओ। आनी ने उसे समझाने और संभालने की कोशिश कर रही थी। किसने कहा तुम हारी हो? रोमान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। जी एकदम रुक गई। सब कह रहे थे कि साइंस डिपार्टमेंट जीत गया। जी ने आंसू जब्त करते हुए कहा। कंपटीशन के मुताबिक जो स्टूडेंट्स 95% लेगा वो विनर होगा। तुम विनर हो जी, तुम जीत चुकी हो। जबकि हरम ने 0.5 ज़्यादा लिए हैं, जो कि हमारी कंपटीशन से ऊपर चला गया। तुम दोनों विनर हो जी, तुम में से कोई भी नहीं हारा। रोमान ने उसे कंधों से पकड़ते हुए समझाया। रिलैक्स हो जाओ जी, कभी रोती नहीं। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। रोमान का कहना था कि जी झट से उससे लिपट गई। ऐसा लाइफ में पहली बार हुआ है रिम। जी को छोड़कर सब लोग हरम को तवज्जो दे रहे थे। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो इसके साथ लगे अपने एहसासात बता रही थी, जबकि रोमान खामोश खड़ा था। वो खुद नहीं जानता था कि उसे खुश होना चाहिए या नहीं। हरम के सारे वजीफ़े, सारी दुआएं, सारी इबादतें रंग लाई थी। उसे इंतहा की मेहनत की थी, उसे अल्लाह ने उसकी मेहनत का फल दिया था। और जी थी जिसने सिर्फ लेक्चर लिए थे, दोबारा कभी पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा। वो इन दिनों हरम की तरह की शदीद परेशानी का शिकार थी। इसे रहनुमाओं के ख्वाब कोफत में मुब्तला कर रहे थे। उसका जहन भटका हुआ था, फिर भी वो अपने कंपटीशन पे पूरी तरह उतरी थी। कंपटीशन के मुताबिक वो जीत चुकी थी। मैंने कहा था ना कि तुम जीत जाओगी हरम, फतेह तुम्हारी होगी। फरहाद मुस्कुरा कर कहा। जी जीती है हादी, मेरी परसेंटेज कंपटीशन में इंक्लूड नहीं होती। हरम ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारे डिपार्टमेंट का और तुम्हारे नाम और ऊंचा हुआ ना, खुदा ने तुम्हें बुलंद रखा। हरम जो तुम चाहती थी। आप ठीक कह रहे हैं हादी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा डिपार्टमेंट भी बहुत खुश है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सब खुश है ना, इतना ही काफ़ी है। वो मुस्कुराई और फरहाद को इसके साफ दिल होने पर बहुत प्यार आया था। उसे किसी चीज़ का लालच नहीं था, तभी शायद अल्लाह पाक ने उसे सबसे ऊपर रखा था। हमजा और हुरैन का रिसेप्शन का फंक्शन था। हुरैन सिल्वर कलर की ज़मीन को छूती फ्रॉक में सिल्वर क्वीन लग रही थी। साथ ही ग्रे सूट में मलबूस बैठा हमजा भी काफ़ी वजीहा लग रहा था। सभी इस्लामाबाद में मौजूद थे। हरम के सारे घर वाले भी थे। सब ने हरम और फरहाद को बहुत मिस किया था। आलिया ने वीडियो कॉल की थी। हरम और फरहाद सब कुछ ऑनलाइन देख रहे थे। वो लोग किसी एक जगह ही ठहर सकते थे, चुनांचा वो दोनों रोम आ गए। शायद यहाँ पर होना ज़्यादा ज़रूरी था। खुदा उनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। हरम ने दिल में हमजा और हुरैन को दुआ दी थी। दादू अपनी बहू यानी हुरैन के साथ जुड़कर बैठी थी। इन्हें अपनी बहू बहुत अजीज थी। हरम की आंखें अचानक भीगने लगी। वो वहाँ होना चाहती थी, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। इस्लामाबाद का मौसम गर्मियों में इंतहाई खूबसूरत हो जाता था। रिमझिम बरसती बारिश गर्मी को आने नहीं देती थी। रोम में भी ऐसा ही मौसम था। सर्दियां खत्म हो रही थी, गर्मियों की शुरुआत थी, लेकिन सिर्फ नाम की गर्मी थी। मई में भी ये रोम का दर्जा 15 से 20 सेंटीग्रेड पर होता था। फरहाद ने लैपटॉप बंद कर दिया। क्या बंद क्यों किया? हरम हैरान हुई। चलो घूमने चलते हैं। वो जानता था वो हरम अगर मज़ीद सबको देखती रहेगी तो उदास हो जाएगी। इस वक्त कहाँ जाएंगे हम? वह हैरान हुई। कहीं भी, जहाँ तुम चाहो। नहीं तो आवारागर्दी कर लेते हैं।
रोम की सड़कों पर, फरहाद ने खुशगवार से लहजे में कहा। हाँ ये ठीक है। हरम फौरन खुश हो गई। तो फिर ठीक है, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, फिर चलते हैं, फरहाद ने मुस्कुरा कर कहा। और हरम अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। समान और ऐश के बैठने के लिए खूबसूरत सी स्टेज बनाई गई थी। समान, ज़ारा और बाबा जी सभी ओल्ड हाउस में पहुंच गए थे। आयशा आपी भी गुल और अहमद भाई के साथ वहां मौजूद थी। सिर्फ और सिर्फ ऐश का इंतजार हो रहा था कि वो आए तो रिंग सेरेमनी शुरू की जाए। ऐश और समान दोनों इस फंक्शन के लिए राजी नहीं थे, पर सबके इसरार करने और बूढ़े लोगों के चेहरों पर खुशी की चमक देखने के लिए ऐश मान गई। उफ, इतनी देर और कितना वेट करना होगा, समान ने कहा। क्या हो गया समान साहब, लड़कियों को तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है ना? आप आयशा आपी ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद ऐशा आ गई थी। मैरी और ज़ारा उसे लेकर आई थी। वो ब्लैक और रेड ड्रेस पहने काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसकी सब आंखों में अलबत्ता उदासी थी। मिसेस विलियम चाहने के बावजूद भी ना आ पाई थी, क्योंकि मिस्टर विलियम पल पल की रिपोर्ट रखते थे। ब्लैक और रेड खूबसूरत गाउन उसकी सफ़ेद रंगत पर जच रहा था। वो खामोशी से समान के पास बैठ गई थी। होश में आ जाए समान साहब। आयशा आपी ने समान को इसे तकते पाया तो शरारत से कहा। वो छनक कर सीधा हुआ। कुछ देर बाद रस्म अदा की गई थी। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई थी। ऐश की पलकें जैसे गालों से चिपक गई थी। इसे एक बार भी नजर उठाकर समान को नहीं देखा था। वो देख नहीं पा रही थी, बस दिल धक धक कर रहा था। वो समान का इसका ये शर्म व हया वाला रूप इंतहाई पसंद आया था। लापरवाह सा। मगर तेरी परवाह बहुत करता हूँ, समान ने अपने दिल में सोचा। हजार ख्वाहिश के बावजूद भी वह अपनी दिल की बात नहीं कह पाता था, शायद कहना ही नहीं चाहता था। अगले दिन जी यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। इसमें हिम्मत नहीं थी जाने की। वह हरम की जीत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हालांकि वो जानती थी कि हरम तो इससे विनर मान चुकी है और वही विनर थी रूल्स के मुताबिक। तो मिस नूर, अब आप बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आपने कहा था कि रिजल्ट के बाद बताएंगे कि आपके जीतने पर आपको क्या चाहिए। रोमान ने हरम से पूछा। बट मैं विनर नहीं हूँ, विनर तो मिस जीशा है, हरम ने जवाब दिया। हमें पता है मिस नूर, बट आपने बहुत बहुत ही हाई परसेंटेज गेट की है, हक तो आपका भी बनता है ना, वो कह रहा था। हरम ने सबकी तरफ देखा। अर्श बेलार वासे ने इसे बोलने को कहा। अब मिस्टर शाह, अगर आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं अपनी विश बताती हूँ, बट आई डोंट थिंक कि आप ये पूरी कर पाएंगे, हरम ने आम से लहजे में कहा। आप बताएं तो ऐसा कोई काम नहीं जो आज तक रोमान शाह ना कर पाया हूँ। वो बोला। ओके, मुझे जो पास में जो लॉ कॉलेज है इसमें सेकेंड टाइम एडमिशन चाहिए, जस्ट एडमिशन, फ़ी वगैरह मैं खुद मैनेज कर लूँगी। हरम ने गोया धमाका किया था। उसे वो लॉ कॉलेज इससे आज तक नहीं भूला था जिसमें वो यूनिवर्सिटी के पहले दिन गई थी। वीनस लॉ कॉलेज रोम का सबसे बड़ा, मशहूर और महंगा कॉलेज था। इसका रूल था कि 27 साल स्टूडेंट्स का दाखिला फर्स्ट टाइम में होता था और इसके बाद जो लोग शौकिया लॉ पढ़ते थे, जो अपनी स्टडी मुकम्मल करने के बाद इस फील्ड में आते थे, जिनकी उम्र 27 साल से ऊपर होती थी, वो सेकेंड टाइम एडमिशन ले सकते थे। और इस कॉलेज के रूल्स और रेगुलेशन हर हाल में पूरे होते थे, क्योंकि वहाँ का प्रोफेसर, जो कॉलेज का ऑनर भी था, अपने रूल्स का बहुत पक्का था। रोमान हैरान रह गया। वो इसके साथ बाकी सब भी, जाने वो ये काम पूरा कर पाता या नहीं, क्योंकि हरम 20 साल की होने वाली थी और इसे सेकेंड टाइम में एडमिशन हरगिज नहीं मिल सकता था। यूनिवर्सिटी से ऑफ होने से पहले ही रोमान हरम के सामने एक फाइल लेकर हाजिर हो गया था। आपका एडमिशन हो चुका है मिस नूर, आप चाहे तो आज से ही क्लासेस स्टार्ट कर सकती है। वह इसके सामने एडमिशन फॉर्म रखते हुए कह रहा था। अब की चौंकने की बारी हरम की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका एडमिशन हो जाएगा, मगर मुकाबिल भी रोमान शाह था, आलम शाह का बेटा। वो आलम शाह जिसकी लॉ कॉलेज के ऑनर से सालों पुरानी दोस्ती थी। आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी भी सबमिट करवा चुका हूँ, क्योंकि वो मुझे ही करवानी थी। जिस स्टूडेंट्स की परसेंटेज अच्छी होती है उसके एक सेमेस्टर की फ़ी मैं खुद सबमिट करवाता हूँ। वो इत्मीनान से कहता वापस पलट गया। शुक्रिया मिस्टर शाह, हरम ने पीछे से उसे पुकारा। वह एडमिशन हो जाने पर इंतहा की खुश थी। माय प्लेजर, वह मुस्कुराता कहता आगे बढ़ गया। इसे अपनी कंपनी जाना था। मैनेजर का फ़ोन आया था, कोई मीटिंग थी, जबकि हरम हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात से उसे जाता देख रही थी। हरम ने सबसे पहले फरहाद को फ़ोन किया था कि वो इसे सब कुछ बता दिया था। क्या मैं आज से ज्वाइन कर लूँ हादी, वो पूछ रही थी। क्या तुम दो स्टडीज़ मैनेज कर सकती हो हरम? फरहाद ने उल्टा सवाल किया। जी मैं कोशिश करूँगी, बस मेरा शौक़ है, मैं लॉ पढ़ना चाहती हूँ। अगर मुझे लगा कि मैं मैनेज नहीं कर सकती तो मैं छोड़ दूँगी, वो बता रही थी। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, वो मुस्कुराया और हरम खुश हो गई। मैं आज ही जाऊँगी, बहुत मज़ा आएगा, वो खुद से कह रही थी। हे लिटिल लेडी, कहाँ जा रही हो? रो ने यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ बढ़ता देखा तो आवाज़ लगाई। उफ, तौबा,
अल्लाह पाक इसको ना पता चले, वरना ये तो वहाँ भी पहुँच जाएगा। हरम ने उसकी आवाज़ सुनकर दिल ही दिल में दुआ की। कहीं नहीं, बस ऐसे ही वॉक करने। अच्छा, इस टाइम कौन सी वॉक होती है? वो इसके सामने खड़ा पूछ रहा था। हम मशरिक वाले हैं, हमारा जब दिल चाहता है, जो चाहता है हम वही करते हैं, हरम ने अकड़ कर कहा। ओह अच्छा, मुझे नहीं पता था। वैसे तुमने बेला को देखा है? वो अपने असली शिकार को ढूंढ रहा था। खुदा का खौफ करो रोन, अब तो इस बेचारी की जान छोड़ो दो। अब वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहती। नहीं छोड़ सकता इसका पीछा, मैं तो जहन्नुम तक भी नहीं छोड़ना, रोन कहता छलांगे लगाता आगे बढ़ गया। जबकि हरम जानती थी बेला अर्श के साथ हॉस्टल गई थी, मगर वो रोन को नहीं बताना चाहती थी। वो गेट की तरफ बढ़ी। हे लिटिल लेडी, रोन एक बार फिर दूर से चिल्लाया था। शायद उसे कुछ याद आ गया था। हरम पलटी। कल पार्टी होगी, एक ग्रैंड पार्टी, साइंस डिपार्टमेंट के जीतने की खुशी में। तैयार रहना, एक बार फिर तुम्हारा जी से सामना होने वाला है। वो दूर खड़ा चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था। मगर जीता तो बिजनेस डिपार्टमेंट है, हरम ने भी ऊंची आवाज़ में जवाब दिया। मगर गर्दनें मरोड़ दूंगा सबकी जो ये कहेगा साइंस डिपार्टमेंट नहीं जीता, वो सर्द से लहजे में जवाब देता आगे बढ़ गया। जबकि हरम सर झटक कर गेट की तरफ चल पड़ी। 3 महीने गुजर चुके थे। ऐश की सामान से 1 महीने में मुश्किल से ही 1-2 दफ़ा बात होती थी, और मुश्किल से ही वो नज़र आता था। जाने वो कहाँ बिजी रहता था, ऐश ने भी कभी पूछना ज़रूरी नहीं समझा। वो इसके साथ मंसूब हो चुकी थी, इसके लिए यही काफ़ी था। आजकल वो संजीदगी से अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करने का सोच रही थी, लेकिन इसे मुश्किल ये थी कि वो किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला ले। अभी वो यही सोच रही थी कि अचानक उसके सामने रखे लैपटॉप पर ईमेल आया। वो नेट से सर्च कर रही थी, चुनांचा वो ईमेल की तरफ मतवजा हो गई। जैसे ही उसने ईमेल ओपन किया, सामने कुछ तस्वीरें आई थीं, जिन्हें देखकर वह हैरान रह गई। वो तस्वीरें सामान की थी। जैसे जैसे वो तस्वीरों को देख रही थी, उसका चेहरा हैरत और खौफ के बाद जर्द होता जा रहा था। हुरन अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार रही थी। हमजा से वो बहुत कम बात करती थी। अलबत्ता दादू से उसकी अच्छी खासी बेतकल्लुफ़ी हो गई थी। दादू इसे साथ चिमटाए रखती थी। वो अपनी मर्जी से सो कर उठती थी, अपनी मर्जी से नाश्ता करती थी। हमजा यूनिवर्सिटी चला जाता था तब वो उठती थी। घर का काम दादू काम वाली के सर पर खड़े होकर करवाती थी। उन्होंने कभी हुरैन को किसी बात के लिए नहीं टोका था। शायद यही वजह थी जो हुरैन और फैल गई थी। कम उम्री में शादी के बहुत से नुकसानात होते हैं। अगर हुरैन को अक्ल होती तो वो कभी ऐसा बर्ताव ना करती, दादू का ही ख्याल कर लेती। हमजा लाख चाहने के बावजूद भी उसे दोस्ती नहीं कर पाया था। वो बस अपने काम से काम रखती थी। इस दिन साबिरा खातून का उसे फ़ोन आया था। हुरैन तुम ठीक हो ना? उनके लहजे में फिक्रमंदी थी। जी मैं ठीक हूँ, वो इतना ही कह पाई। हमजा और दादू का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? साबिरा खातून का खौफ लाहक था। नहीं अम्मी, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। हुरैन ने साफ गोई का मुजाहरा किया। देखो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी और हरम की इतनी कम उम्र में शादी नहीं करना चाहती थी। सब कुछ अचानक हो गया। हरम पर घर की जिम्मेदारी नहीं है, वो दूसरे मुल्क में रहती है, मगर तुम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है हुरैन, क्योंकि तुम पाकिस्तान में हो। दादू तुम्हारे साथ रहती हैं, तुम सब लोगों के दरमियान में रहती हो। अपनी मर्ज जिम्मेदारी को निभाओ। पर मैं क्या करूँ? हुरैन पूछ रही थी। अल्लाह पाक उससे जिम्मेदारी सौंपा है जो इसे उठाने और पूरा करने का अहल हो। वो तुम्हारा घर है, इस घर के हर फर्द का ख्याल रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है। हमजा तुम्हारा शौहर है। मैं जानती हूँ तुमने कभी घर में काम नहीं किया, लेकिन अब तुम अपने घर को संभालो। मैं नहीं चाहती आगा ख़ानदान के किसी भी फ़र्द के मुँह से मुझे ये सुनने को मिले कि साबिरा खातून ने अपनी बच्चियों की तरबियत अच्छी नहीं की। जी अम्मी, मैं पूरा ख्याल रखूँगी। हुरैन के दिमाग में बात आ रही थी। तुम पढ़ी लिखी हो हुरैन, और तालीम का यही फ़ायदा है कि वो इंसान को इसकी उम्र से ज़्यादा और पहले ही समझदार बना देती है। अब तालीम पर हुर्फ मत आने देना। साबिरा खातून जानती थी हुरैन नादान है, वो इसे अब कोई गलती नहीं करने देना चाहती थी। और फिर वाकई साबिरा खातून की बात पर हुरैन की समझ में आ गई थी। वो अपने कमरे से बाहर निकलने लगी। सारे घर का काम अब वो खुद देखती थी। काम वाली के सर पर खड़ी होकर काम करवाती थी। आखिर को इतना बड़ा घर उसी का था। दादू अब और ज़्यादा खुश नजर आने लगी थी कि हुरैन अब इस घर को अपना घर समझने लगी है। वो अपनी और दादू की पसंद का खाना बनवाती थी, कभी कभी खुद भी बना लेती थी। घर में अब अलग सी चमक नज़र आने लगी थी। वह हमजा के साथ आगा हाउस भी तकरीबन रोज़ जाने लगी थी। जिस दिन वो ना जाती उस दिन आगा हाउस के अफराद वहाँ पहुँच जाते थे। अलबत्ता हमजा और इसके दरमियान अभी भी सर्द महरी कायम थी। वो इसके किसी काम के सिलसिले में ही बुलाती थी। हमजा ने भी यूनिवर्सिटी के बाद सज्जाद आगा के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। उसे जल्द से जल्द अपने पाँव पर खड़ा होना था। अगर हर माँ अपनी बेटी को यही तलकीन करे कि वो अपने ससुराल वालों का ख्याल रखे, उनकी इज़्ज़त करे और इन्हीं से इज़्ज़त करवाए, तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। मगर आजकल बेटियों के घर उजड़ने में 50% हाथ माओं का होता है।
जो अपनी बेटियों को गलत तरबियत देती हैं। बहरहाल एक लड़की खास तौर पर पढ़ी लिखी इस काबिल होती है कि वह अपना अच्छा बुरा समझ सके। एक तालीम याफ्ता लड़की के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक जुमला और कोई नहीं होता जब इसके रवैये और बुरे इखलाक की वजह से उसकी तालीम, उसकी तरबियत पर उंगली उठाई जाती है। यह अच्छा इखलाक और मोहब्बत ही होती है जो पत्थर दिलों को मोम कर देती है। अगर इज्जत चाहते हो तो पहले इज्जत दो। अपनी यूनिवर्सिटी से कॉलेज तक हरम पैदल आई थी। उसे रोम की भीगी सड़कों पर चलना बहुत अच्छा लग रहा था। सर्दी कम हो गई थी, अब वो कोट नहीं पहनती थी बल्कि शॉल लपेट कर आती थी। आज उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे वो एक नई दुनिया में जाने वाली हो। सब कुछ अच्छा सा लग रहा था। कभी वो सोचती थी कि काश रोम की भीगी सड़कें हो और इन पर वो छाता लेकर आवारा गर्दी करे, अकेली हो, कोई उसके साथ ना हो। आज वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी, लेकिन आज उसका दिल चाह रहा था कि काश हाथी मेरे साथ होते। सड़कें तो भीगी थी मगर उसके पास छाता नहीं था। सूरज बादलों के साथ आंख में चोली खेल रहे थे। एक सेकंड के लिए ही नजर आता था, वरना अब धुंध की जगह बादल छाए रहते थे आसमान पर। 10 मिनट के बाद वो कॉलेज के गेट के सामने खड़ी थी। गार्ड से बात करने के बाद उसे अंदर जाने की परमिशन मिली, क्योंकि उसके पास स्टूडेंट कार्ड नहीं था। इसने गार्ड को समझाया था कि वो न्यू स्टूडेंट है, आज उसका कार्ड बन जाएगा। गार्ड हैरत हो रही थी कि वो लड़की 27-28 साल की हरगिज नहीं थी। फिर सेकंड टाइम कैसे? हरम उसकी उलझन समझ गई थी। चुनांचे उसने फाइल से एडमिशन फॉर्म निकाल कर उसे दिखाया, तब उसे अंदर जाने दिया गया। परताइश इमारत अपनी शान व शौकत के साथ खड़ी थी। उसे नहीं पता था कि उसकी क्लास कहाँ है। सभी स्टूडेंट्स वहाँ मैच्योर एज के थे। एक्सक्यूज मी, एक उसने लड़की के पास जाकर उसे पुकारा। यस, वो पलटी। क्या आप मुझे फर्स्ट ईयर का क्लासरूम बता सकती हैं? हरम ने इंग्लिश में पूछा, क्योंकि इटालियन तो उसे आती नहीं थी। वो लड़की हरम को देखकर हैरान हुई कि उसे तो फर्स्ट टाइम आना चाहिए था। इस वक्त क्या कर रही है? हरम ने फाइल इसी एडमिशन फॉर्म की कॉपी निकाल कर उसे दिखाई। वह हैरान हुई। खैर वो कुछ कहने बिना ही उसे अपने साथ ले गई। ये फर्स्ट ईयर का रूम है, मेरा सेकंड सेमेस्टर है, मैंने पहले MBA किया है, अब मैं लॉ पढ़ रही हूँ। लड़की ने बताया। वो 27 साल की होगी, मगर हरम को वो 24 की लग रही थी। ओके, थैंक यू। हरम मुस्कुराई और वो लड़की अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। हरम ने एक ठंडी और गहरी सांस ली थी। यूनी की तरह वो यहाँ भी लेट आई थी। शायद क्लास में लेक्चर हो रहा था। हरम धड़कते दिल के साथ क्लासरूम के दाखिली दरवाजे तक गई। उसका अंदाज़ा ठीक था। सामने ही कोई प्रोफेसर बोर्ड की तरफ चेहरे किए मार्कर से बोर्ड पर कुछ लिख रहा था और साथ साथ बोल भी रहा था। मैं आई कम इन सर? हरम ने हिम्मत करके पूछा। प्रोफेसर समेत स्टूडेंट ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, क्योंकि आज तक कोई भी इस प्रोफेसर की क्लास में लेट नहीं आया था। वो डिसिप्लिन के बहुत पक्के थे। जैसे ही प्रोफेसर की नज़र हरम पर पड़ी, उनका मुंह हैरत के बास खुल गया। मार्कर हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। ऐश, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाए। वो जैसे पत्थर के हो गए थे। हरम डर गई थी कि प्रोफेसर को क्या हो गया है जो वो ऐसे उसे देख रहे हैं। मैं आई कम इन सर? इसने दोबारा पूछा। प्रोफेसर ने कोई जवाब नहीं दिया। सभी स्टूडेंट्स हैरान परेशान से कभी प्रोफेसर तो कभी हरम को देख रहे थे। तभी एक चेयर से एक लड़का उठकर प्रोफेसर के सामने आया। कम इन मिस हरम नूर, इसने कहा। प्रोफेसर, ये न्यू स्टूडेंट है हरम नूर, ये वही है जिनका आज एडमिशन हुआ है, वो प्रोफेसर को बता रहा था। हरम अंदर आ गई थी। प्लीज़ आप यहाँ बैठ जाइए। इसने एक चेयर की तरफ इशारा किया। हरम खामोशी से अपनी सीट पर बैठ गई। आज के लिए इतना ही। प्रोफेसर सॉरी करते क्लास से चले गए, जबकि हरम हैरान थी कि प्रोफेसर को हुआ क्या है। वो लड़का हरम के साथ वाली सीट पर बैठ गया। तुम हरम नूर हो, राइट? वो पूछ रहा था या बता रहा था, हरम को समझ नहीं आई। वेल, मैं हूँ माइक ब्रॉडली, और वो अपना तारुफ करवा रहा था। ये जो अभी प्रोफेसर यहाँ पर थे ना, इन्हें क्या हुआ? वो इनका नाम क्या है? हरम ने पूछा। इनका नाम विलियम है, प्रोफेसर जेजी विलियम। वो यहाँ के ऑनर है और मेरे अंकल भी, माइक ने बताया। लेकिन वो ऐसे क्यों चले गए मुझे देखकर? हरम अभी तक उलझन का शिकार थी। एक्चुअली उनकी बेटी की शक्ल तुमसे मिलती है, इसलिए वो तुम्हें यूं देखकर हैरान रह गए थे, माइक ने बताया। ओह, हरम ने बात को नज़रअंदाज किया। कॉलेज देखना चाहोगी? क्योंकि लेक्चर ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट लेक्चर 15 मिनट बाद शुरू होगा। माइक ने उसे पूछा। जी बिल्कुल, मैं देखना चाहूँगी। हरम मुस्कुराई और माइक हैरान रह गया। वही मुस्कुराहट, वही चेहरा और वो बनी बनाई ऐश थी। माइक ने 15 मिनट में उसे काफ़ी कुछ दिखा दिया था और साथ साथ वो हर चीज़ के बारे में बता रहा था। 15 मिनट पूरे हो चुके थे। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया था। तुम क्लास में जाओ, मैं अभी आता हूँ। वो हरम से कहता एक तरफ बढ़ गया। शायद वो कैफ़े एरिया था जिस तरफ वो जा रहा था। हरम वापसी के लिए मुड़ी। आगे एक राहदारी थी, वो रुक गई। वो भूल चुकी थी कि उसे किस तरफ जाना है। उसे रास्ते भूल जाते थे। उफ, अब क्या करूँ? वो परेशान हो गई। आसपास कोई स्टूडेंट्स भी नज़र नहीं आ रहा था।
मुझे माइक से ही बात करनी चाहिए। वो जिस तरफ माइक गया था उसी तरफ बढ़ गई। वो वाकई कैफ़े एरिया था, काफ़ी खूबसूरत और जदीद तरीन था। हरम की नज़रें माइक को ढूंढ रही थी। अचानक उसे वो एक टेबल पर बैठा नजर आया। उसके सामने सफ़ेद फूलों का एक बुके रखा था और वो टेबल पर झुका कुछ लिख रहा था। हरम उसकी तरफ बढ़ी। अचानक उसके जहन में एक झमाका हुआ। सफ़ेद फूल जो अक्सर उसे भेजे जाते थे। वो झुक कर कार्ड पर कुछ लिख रहा था। हरम हैरान रह गई। कौन हो तुम? वो उसके पास जाकर सर्द लहजे में बोली। माइक करंट खाकर उछला। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इसके पीछे आएगी। इसे हाथ में पकड़ा कार्ड फौरन पीछे गया। तो तुम हो वो इंसान जो मुझे ऐश नाम के कार्ड भेजते हो? वह हैरान से पूछ रही थी। माइक गड़बड़ा गया था। वो एकदम खड़ा हो गया। वो हरम, वो मैं। माइक कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज दम तोड़ गए। कौन है ऐश? हरम माइक की तरफ बढ़ी। तुम मुझे कैसे जानते हो? क्यों मुझे ऐश समझते हो? क्यों मुझे कार्ड भेजते हो? वो पूछ रही थी। मैं बताता हूँ, बट अभी लेक्चर का टाइम है, तुम क्लास में जाओ, माइक ने उसे कहा। हरम को अब फील हो रहा था कि वो इससे इतना बेतकल्लुफ़ क्यों है, क्यों इस तरह बिहेव करता है जैसे उसे सालों से जानता हूँ। नहीं, मुझे अभी बताओ, मुझे कोई लेक्चर नहीं लेना। हरम का दिमाग घूम गया। जब से वो रोम आई थी उसे इस माइक ने, बच्चे ने ऐश ऐश करके तंग किया हुआ था उसे। तुम लेक्चर स्किप करोगी? वो पूछ रहा था। आज मेरा फर्स्ट डे है और कौन सा मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया है जो अब ना लूंगी तो कयामत आ जाएगी। हरम को गुस्सा आया। तुम गुस्से में ऐश जैसा ही बिहेव करती हो। माइक मुस्कुराया। आप मुझे बताएंगे या नहीं? बैठो, बताता हूँ। ऐश प्रोफेसर विलियम की इकलौती बेटी थी। माइक ने बताना शुरू किया। ठीक है, क्या मतलब? हरम चौंकी। 3 साढ़े 3 साल पहले वह हम सबको छोड़कर नाराज़ होकर चली गई थी। पर क्यों? और वो ढूंढा नहीं आप लोगों ने उसे? बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली। मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा था, मुझे लगा ऐश हो तुम। फिर गौर करने पर पता चला कि तुम ऐश नहीं हो। मैंने तुम्हें तब ही पहला कार्ड भेजा था जब आपको पता था कि मैं ऐश नहीं हूँ। तो फिर क्यों मुझे कार्ड भेजते रहे आप? क्योंकि तुम ऐश जैसी हो। सिर्फ आंखों को छोड़कर उसकी आंखें सब्ज थी। प्रोफेसर विलियम इसलिए तुम्हें देखकर चौंक गए थे। मगर वो नाराज़ किस बात पर हुई थी? और ऐसी भी क्या नाराज़गी कि घर छोड़कर चली गई और वापस ही नहीं आई? वो मुसलमान हो गई थी। प्रोफेसर विलियम ने उसे घर से निकाल दिया था। माइक की बात पर हरम हैरान रह गई थी। उसका ऐश को देखने और इससे मिलने का तहज्जुस मजीद बढ़ गया था। मैं उसे देखना चाहती हूँ। क्या उसकी कोई तस्वीर है आपके पास? तुम कल पैलेस आ जाना, मिसेस विलियम से मिल लेना और वहाँ ऐश की तस्वीरें भी देख लेना। माइक ने मशवरा पेश किया। मगर मैं वहाँ कैसे और क्यों जाऊँगी? मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं। हरम ने जवाब दिया। ये भी ठीक है। ये देखो, शायद इसे देख कर तुम समझ जाओ कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए या नहीं। माइक ने मोबाइल निकाल कर इसमें से एक वीडियो ऑन करके हरम के सामने किया। मैंने देखा है तुम ऐश, ओ सॉरी, ऐश जैसी हो तुम बेटा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिसेस विलियम की वीडियो थी वो। ये कौन है? हरम ने पूछा। ये मिसेस विलियम है, माइक ने बताया। मगर ये वीडियो उन्होंने कब बनाई? आज सुबह जब रोमान तुम्हारे एडमिशन के लिए आया था तो मुझे पता चल गया था कि तुम यहाँ आओगी। मैंने मिसेस विलियम को बता दिया। उन्होंने वीडियो भेज दी कि जब भी तुम मुझसे मिलो तो मैं तुम्हें ये वीडियो दिखा दूँ। मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। पर उन्होंने मुझे कहाँ देखा जो वो मुझे ऐश? माइक ने मोबाइल से एक तस्वीर निकाली। हरम इस तस्वीर को देखकर हैरान रह गई थी। वो इसकी और फरहाद की तस्वीर थी, ट्रीवी फाउंटेन की। ये तो, हरम ने कुछ कहना चाहा। मैंने फोटोग्राफर बनकर तुम लोगों का पीछा किया था और ये तस्वीर बनाई थी जो सबसे पहले मैंने ग्रैनी को दिखाई थी। हरम को एकदम ही फोटोग्राफर याद आया जिसने इस रात इन लोगों की 2 तस्वीरें बनाई थी। एक वो अपने साथ ले गया था, वो फोटोग्राफर माइक था। हरम तो अपना सर पकड़ कर रह गई थी। वो शख्स कब से इस पर नजर रखे हुए था। ऐश शदीद परेशानी की ज़ेर असर थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या सच है क्या झूठ। क्या सामान जो नज़र आता है वो नहीं है? क्या वो दहशतगर्द? नहीं, इससे आगे वो सोचना नहीं चाहती थी। बिना पूरी तफसील जाने वो कोई फैसला नहीं करना चाहती थी। इसे अब सामान का इंतज़ार था जो ना जाने कहाँ गायब था। शाम को भी हरम ऐश में उलझी रही। क्या वह मुझसे इतनी मशाबत रखती है कि उसके घर वाले मुझे ऐश समझने लगे हैं? इन्हें ऐश को ढूंढना चाहिए, पर वो ऐश को छोड़कर मेरे पीछे क्यों पड़ गए? इस जैसे कई सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे जिनका उसके पास जवाब नहीं था। उनका जवाब या तो माइक दे सकता था या फिर मिसेस विलियम। वो कल रॉयल पैलेस जाएगी और सच पता करके रहेगी, इसने सोच लिया था। अगले दिन यूनिवर्सिटी में हरम को सुबह सुबह प्रोफेसर जोसेफ ने बुलाया था। जी प्रोफेसर, वो उनके ऑफिस में खड़ी थी। बैठ जाओ हरम नूर, प्रोफेसर ने कहा। हरम एक कुर्सी पर बैठ गई। मुबारक हो, तुमने फतेह हासिल की है। नहीं प्रोफेसर, हमेशा की तरह जी ही विनर है। हरम मुस्कुराई। वेल, आप मुझे ये बताओ कि मेरा लेक्चर क्यों नहीं अटेंड करती? वो पूछ रहे थे। ऐसे ही प्रोफेसर, कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं है, हरम ने जवाब दिया। ओके देन, आज से आप मेरा लेक्चर लेंगे और आपको इजाज़त है कि आप अपना अजान और आराम बिना किसी रोक टोक के पूरा सुन सकती हैं। इनफैक्ट आप सबको सुना भी सकती हैं, प्रोफेसर ने खुशगवार लहजे में कहा।
और हरम तो हैरान रह गई। क्या वाकई? जी बिल्कुल, मैं इतनी अच्छी और मेहनती स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में देखना चाहता हूँ। बेशक मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, लेकिन मुझे अपनी क्लास में होनहार स्टूडेंट्स बहुत पसंद हैं। थैंक यू प्रोफेसर। वो खुशी खुशी बाहर आई थी। हरम जल्दी चलो, गार्डन में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अर्श उसकी तरफ टपकी। पर हुआ क्या है? चलो पता चल जाएगा। अर्श उसका हाथ पकड़ कर ले गई। आज हल्की हल्की धूप निकली थी। यूनिवर्सिटी का गार्डन वाकई गार्डन गार्डन हुआ पड़ा था। यूनिवर्सिटी के कसीर स्टूडेंट्स की तादाद वहाँ मौजूद थी। एक तरफ साइंस डिपार्टमेंट तो दूसरी तरफ बिजनेस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स खड़े थे। साइंस डिपार्टमेंट जीत चुका है मिस्टर रीम, अब तुम चीटिंग नहीं कर सकते। रोन गुस्से में था। मैंने कब कहा कि साइंस डिपार्टमेंट हार गया है? मगर रूल के मुताबिक जी विनर है। तुम्हारा डिपार्टमेंट कंपटीशन से ऊपर चला गया है। तुम लोगों से कोई कंपटीशन बनता ही नहीं है। रीम ने जवाब दिया। जब कंपटीशन बनता ही नहीं है तो फिर कोई विनर भी नहीं हो सकता, बेला ने कहा। यस यू आर राइट, ऐसे तो कोई भी विनर नहीं हुआ। डेरिक ने बेला के हाँ में हाँ मिलाई। जी और हरम दोनों खामोश थी। मगर ट्रॉफी मिस नूर और जी दोनों की बनती है, कंपटीशन के लिए नहीं बल्कि उनकी परसेंटेज को लेकर, जो बहुत अमेजिंग है। रीम असल बात की तरफ आया। पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, हरम बोल पड़ी। लेकिन मुझे चाहिए। जी अपना हक नहीं छोड़ती। जी ने फौरन कहा। ट्रॉफी दोनों को मिलेगी, ये यूनिवर्सिटी के डैन का फैसला है। क्या अब भी किसी को प्रॉब्लम है? रीम को गुस्सा आ गया। सारे स्टूडेंट्स ने नाम में सर हिलाया। ओके गुड, अब सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लास में जाएं। ऑफ टाइम सबको फंक्शन के बारे में पता चल जाएगा। रिम कहता अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। उसके बाद गार्डन खाली हो गया। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लास लेने चले गए। यूनिवर्सिटी के बाद हरम कॉलेज चली गई थी। आज उसने तीनों लेक्चर लिए थे। एक अजीब बात हुई थी कि प्रोफेसर विलियम ने क्लास नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने अपनी जगह दूसरे प्रोफेसर को भेज दिया था। हरम के सर के ऊपर से सब गुजर गया था। उसे लॉ की कुछ समझ नहीं आई थी। वो खुद नहीं जानती थी कि वो इस कॉलेज में क्यों आई थी। एक अनजानी सी ताकत ने जैसे उसे खींचा था, और वो आज ये भी जान गई थी कि वो डबल स्टडी नहीं कर सकती। वो जीत थोड़ी ना थी जो सिर्फ लेक्चर के लेकर पेपर दे सकती थी। वो तो हरम थी जो एक टॉपिक अगर रात को याद करती तो सुबह तक भूल जाती थी। लेक्चर के बाद वो बाहर लॉन में आ गई। ना जाने क्यों, पर आज उसने कॉलेज की इमारत पर गौर करना शुरू किया। उसे अजीब सा एहसास हुआ था। इसका दिमाग उसे कुछ दिखा रहा था। जैसे जैसे वो हर चीज़ पर गौर कर रही थी, कई जुमले आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थी जो साफ नहीं थी, मगर कुछ तो था जो इसे समझ नहीं आ रहा था, जो इसके लाशोर में कैद हो चुका था मगर वाज़ेह नहीं हो रहा था। उसने कॉलेज से ऑफ पर बख्श बाबा को फ़ोन किया था। वही उसे लेने आए थे। बख्श बाबा इसे इस एड्रेस पर चलें। इसने बख्श बाबा को माइक का दिया हुआ एड्रेस बताया। मसला ये था कि आज माइक भी कॉलेज नहीं आया था। वो इसी से बात कर ली थी। वो गाड़ी में ही थी जब उसे आलिया की कॉल आई थी। हरम ने उसे बताया कि प्रोफेसर के घर ही जा रही है। कुछ देर बाद बख्श बाबा ने गाड़ी रोक दी। वो अभी तक आलिया से बात कर रही थी। हम पहुँच गए बेटा, बख्श बाबा ने कहा। वो शॉल समेटती हुई नीचे उतरी। ठीक है आलिया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हरम ने फ़ोन बंद कर दिया। हरम ने एक सरसरी सी नज़र पैलेस पर डाली और फिर बेइख्तियारी तौर पर उसका गाड़ी से बैग निकलता हाथ रुक गया। वो एकदम मुड़ी और पैलेस को दोबारा देखा। इसके दिमाग में एक झमाका हुआ, जैसे वो पहले ही यहाँ आ चुकी थी। बख्श बाबा आप वेट करें, मैं कुछ देर तक आती हूँ, वो कहती कैब पैलेस की तरफ बढ़ी। इसने बैग नहीं उठाया था, सिर्फ अपनी शॉल अच्छी तरह लपेटी थी क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही थी। सुबह वाली धूप अब गायब हो चुकी थी। आसमान सियाह बादलों से छुप गया था। हल्की हल्की बारिश की बूंदों ने रोम को अपनी लपेट में लिया था। ये लो बेटा, नहीं तो भीग जाओगी। बख्श बाबा ने उसे पुकारा और फिर छाता इसको पकड़ाया। वैसे खोल कर अपने ऊपर करती आगे बढ़ी। पैलेस की गेट पर वो रुक चुकी थी। अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ था। इसे पलट कर पीछे देखा। वहाँ एक घर था जिसमें ऊपर और नीचे के पोर्शन में विंडोज़ बनी थी। हरम ने इन विंडोज़ को गौर से देखा था। कुछ धुंधली धुंधली सी तस्वीरें उसके दिमाग में उभर रही थी। बेइख्तियारी उसकी नज़र दोबारा पैलेस की तरफ उठी। इसकी खिड़की के करीब जहाँ बड़ा सा घंटा बंधा था। हरम का सर चक्कर आ गया। कुछ तो था यहाँ, उसे याद नहीं आ रहा था। वो एकदम पैलेस की पिछली जानिब बढ़ी। इसने पहले नज़र उठाकर पैलेस के ऊपर वाले कमरे की खिड़की को देखा जो पीछे की जानिब खुलती थी। फिर उसकी नज़रों का जाविया घुमा। सामने दूर एक बड़ी सी नदी बह रही थी जो काफ़ी फासले पर थी, लेकिन हरम को नज़र आ गई थी। वह सब कुछ वैसा ही था। हरम एक झटके से पीछे हुई। ऐसे कैसे हो सकता है? वो शॉक्ड रह गई थी। उसे सब कुछ ख्वाब लग रहा था, एक अजीब व गरीब ख्वाब। वो ये सब पहले देख चुकी थी, ये पैलेस, ये विंडो, सामने बहती नदी, लेकिन कब कहाँ उसे याद नहीं आ रहा था।
हरम को लगा था उसका दिमाग माफ होना है। पैलेस की पिछली तरफ लॉन था जो इस वक्त झाड़ियों की शक्ल इख्तियार कर गया था। वो चलती हुई पैलेस के सामने आई और फिर गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई। पैलेस के सामने का लॉन भी झाड़ की शक्ल इख्तियार कर गया था। ऐसा लगता था जैसे सालों से लॉन की किसी ने सफाई ना की हो। पौधे मुरझा कर सूख गए थे। पैलेस भी किसी आसेब के जहर साया लग रहा था। पैलेस के दूसरे दरवाजे पर कोई गार्ड नहीं था। पैलेस के लॉन में कोई माली नहीं था। अजीब सी पूरी इसरारियत वाली खामोशी छाई थी। सूखे पत्ते हरम के कदमों के नीचे आकर चर चर की आवाज़ें निकाल रहे थे और वह किसी ट्रांस के जेर असर जहाज साइंस दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। चरचराहट की आवाज़ से दाखिली दरवाज़ा खुला। हरम अंदर दाखिल हुई। अंदर खामोशी छाई थी। अजीब पैलेस था। एक भी नौकर नजर नहीं आ रहा था। खिड़कियों से रोशनी छन छन करके अंदर आ रही थी। लाउंज में खूबसूरत फर्नीचर था। हर चीज़ पर उदासी छाई थी जैसे कुछ बहुत कीमती खो गया हो। हरम की नज़र अचानक दीवारों पर पड़ी थी जिन पर बड़े बड़े पर्दे टंगे थे। दीवारों पर पर्दे? हरम हैरान हुई। भला दीवारों पर पर्दों का क्या काम? अचानक वो एक पर्दे के पास जाकर खड़ी हुई। उसके पीछे कुछ था। हरम ने गौर से देखने की कोशिश की। अचानक एक आवाज़ उभरी और पूरा पैलेस रोशनियों में नहा गया। वो काफ़ी शानदार पैलेस था। वेलकम टू रॉयल पैलेस डियर, उसके पीछे से आवाज़ उभरी थी। हरम ने मुड़कर देखा तो मिसेस विलियम सीढ़ियाँ उतर रही थी। उनके हाथ में एक रिमोट था। उन्होंने एक बटन दबाया और सारे पर्दे ऊपर उठ गए। हरम ने पलटकर इसी दीवार की तरफ देखा जहाँ वो पहले देख रही थी। वहाँ एक बड़ी सी फोटो लगी थी जो फरमीर थी। हरम का मुंह हैरत से खुल गया। उसे एकदम लगा जैसे वो आईने के सामने खड़ी हो, एक खूबसूरत हिजाब में लपटा मुस्कुराता चेहरा। वो बिल्कुल हरम जैसी थी। हरम फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। उसने अभी तक माइक की बात को इतना सीरियस नहीं लिया था, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि ऐश उससे इस कदर ख़तरनाक हद तक मुजाहबत रखती है। हरम ने उसके चेहरे पर गौर किया। उसकी आंखें सब्ज थीं जबकि हरम की शहद रंग। ऐश की पलकें ज़्यादा लंबी नहीं थी और वो आंखें भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी क्योंकि वो एक मगरिब की पैदावार थी जबकि हरम मशरिक से थी। उसकी बड़ी आंखें और इन पर गहरी पलकें, एक फ़र्क था ऐश और हरम में। दूसरा फ़र्क ये था कि हरम के होठ के नीचे तिल चमकता था जबकि वही तिल ऐश की ठोड़ी पर था। तीसरा फ़र्क ये था कि ऐश का कलर बहुत ही सफ़ेद था मगरिब से जो थी, जबकि हरम का रंग सफ़ेद तो था मगर ऐश जितना नहीं। ये तीनों फ़र्क कोई और ज़्यादा बड़े या ख़ास नहीं थे। पहली नज़र देखने पर यही महसूस नहीं होते थे। ऐश खूबसूरत थी, बहुत प्यारी लग रही थी वो हर तस्वीर में। पूरा पैलेस उसकी तस्वीरों से भरा था। हरम को एकदम एहसास हुआ जैसे उसने आज से पहले इतना खूबसूरत चेहरा ना देखा हो। एक अजीब सी कशिश, अजीब सी रूहानियत उसके चेहरे पर झलक रही थी। जी का हुस्न कहीं दब सा गया था। ऐश विलियम, ये है ऐश विलियम। मिसेस विलियम उसके करीब आ चुकी थी। कैसी हो मेरी बच्ची? वो अब हरम से पूछ रही थी। हरम को अजीब तिमानियत का एहसास हुआ। यकीन नहीं होता इसे माजा कहना चाहिए या कुदरत का शाहकार। हरम के लबों से फिसला। आओ बैठकर बातें करते हैं। मिसेस विलियम उसे लेकर एक तरफ बढ़ी। मुझे भी समझ नहीं आ रही है तुम्हें ऐश कहूँ या। मेरा नाम हरम नूर है, हरम ने बताया। ऐश का नाम भी नूर अलाइश था। तुम दोनों का नाम भी बहुत मशाबत है। क्या मैं पूछ सकती हूँ ऐश कहाँ है? मिसेस विलियम एकदम रुकी। उनके चेहरे पर एक कर्ब का साया गुजरा। क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? मिसेस विलियम ने हरम की बात को नज़रअंदाज कर दिया। वो एक बेशकीमती सोफे पर बैठ चुकी थी। यह ड्राइनिंग रूम था। हरम को भी उनके सामने आना पड़ा। चाय? हरम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। चंद ही मिनट गुजरे थे कि चाय हरम के सामने हाजिर हो गई। वो नौकर था या वेटर हरम समझ नहीं आया क्योंकि वो वेटर ड्रेस में मलबूस था। तुम्हारे हस्बैंड बहुत वजीह है। मिसेस विलियम ने छाई खामोशी तोड़ा। हरम चौंकी नहीं क्योंकि जब वो इतना कुछ जानती थी तो ये भी जानती ही होगी। थैंक यू। हरम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। तभी व्हील चेयर की आवाज़ गूंजी थी और एक लड़की, शायद वो मेड थी, व्हील चेयर को घसीटते हुए ड्राइनिंग रूम में लाई थी। ऐश मेरी बच्ची, ग्रैनी ने उसे देखते हुए कहा। हरम अपनी जगह से उठी थी। ग्रैनी की आवाज़ में दर्द था। हरम उनकी तरफ बढ़ी। कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? ग्रैनी की आंखों में आंसू चमके। हरम उनकी चेयर के पास नीचे बैठ गई। मैं तो यहीं थी ग्रैनी, हरम ने ना जाने किस एहसास के तहत कहा था। वादा करो मुझसे कि अब नहीं जाओगी। वादा करो ऐश, तुमने अपनी ग्रैनी को छोड़कर नहीं जाओगी। ग्रैनी ने अपने बूढ़े हाथों में उसका हाथ पकड़ा। नहीं जाती ग्रैनी, अब मैं यहीं रहूंगी आपके पास। हरम मुस्कुराई। मिसेस विलियम की आंखें भी नम हो गई थी। मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। रोज़ मेरे पास आया करना, ठीक है? जी ठीक है। हरम ने इस बात में सर हिलाया। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, मिसेस विलियम ने कहा। चलो तुम चाय पियो, मैं भी आती हूँ। जाना मत कहीं भी, ग्रैनी ने कहा। नहीं जाती। हरम ने जैसे उन्हें यकीन दिलाया और मेड उनकी व्हील चेयर को पकड़ कर वापस ले गई।
जब से ऐश गई है तब से उनका ये हाल हो गया है। ऐश सब कुछ, इस महल की रौनक थी, अपने साथ ले गई। मिसेस विलियम ने अफसोस से कहा। हरम ने चाय का कप उठाया था, लेकिन जाने क्यों इसका दिमाग बहुत उलझ सा गया था। वो नहीं जानती थी ऐश की क्या कहानी है। वो जब तक ना जान लेती उसका जहन उलझन का शिकार रहता। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ, मिसेस विलियम ने कहा और उठ कर चली गई। हरम के दिमाग में सैकड़ों सवाल गर्दिश कर रहे थे, जिनका जवाब जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। मिसेस विलियम ने चंद मिनट बाद वापस आ गई थी। वो एक किताब थी, शायद उसकी जिल्द गहरे भूरे रंग की थी। मिसेस विलियम ने उसे हरम के सामने रखा। मेरे लिए? लेकिन किसने दी ये किताब? हरम हैरान हुई। ऐश ने दी थी। मिसेस विलियम ने गोया धमाका किया। ऐश ने? वो मुझे कैसे जानती है? उसे मुझसे कहा था कि मम्मा, अगर कोई इंसान आपको मेरे जैसा लगे या किसी में मेरी झलक नजर आए तो इसे ये दे देना। और तुम तो बनी बनाई ऐश हो, इस पर तुम्हारा सबसे ज़्यादा हक है, मिसेस विलियम ने जवाब दिया। ओके, थैंक यू। हरम मुस्कुराई। इसने वो किताब उठा ली। अब मुझे चलना चाहिए, अंधेरा बढ़ रहा है, मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। हरम ने उठते हुए कहा। यह भी तुम्हारा ही घर है मेरी बच्ची, अब आती रहना। मिसेस विलियम मुस्कुराई। वह हरम को नहीं रोक सकती थी। जी ज़रूर। हरम ने वापसी के लिए कदम बढ़ाए। जब ग्रैनी और मिसेस विलियम ऐश से इतना प्यार करती हैं, इसे याद करती है, तो मिस्टर विलियम क्यों नहीं करते? वो तो कल से हरम को नज़र ही नहीं आए थे। इनफैक्ट उन्होंने तो हरम की वजह से अपनी क्लास ही छोड़ दी थी। हरम सोच रही थी, मगर इस सवाल का जवाब इसके पास नहीं था। वो लाउंज अबूर करके अब जहाज साइज दरवाजे के पास आ गई थी। उसे मुड़कर वहाँ लगी तस्वीरों को एक बार फिर देखा। हरम को लगा जैसे ऐश उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। मिसेस विलियम इसके साथ दरवाजे तक आई थी। ओके मिस विलियम, गुड बाय। हरम मुस्कुराए। खुश रहो मेरी बच्ची। मिसेस विलियम ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया, उसके चेहरे पर प्यार किया। हरम हैरान रह गई। उसे मिसेस विलियम से साबिरा खातून जैसी खुशबू आई थी। वो धीरे से हरम से अलग हुई। फिर उन्होंने हरम के हाथ से वो मोटी किताबें ली, इस पर नज़र ना आने वाला एक बटन दबाया और इसे दरवाजे की तरफ में रखे मेज़ पर रख दिया। किताब में हरकत हुई थी। वो घूमी और एकदम उसका साइज छोटा हो गया। हरम तो आंखें फाड़ी देख रही थी। ये क्या हुआ है? क्या है ये? अब इसको बैग में रख लेना। मिसेस विलियम ने वो किताब उसे वापस पकड़ाई। हरम हैरान थी। यह पैलेस अजीब और गरीब था, पूरी इसरार सा। इसे पहली दफ़ा कोई इंसान तिलस्माती लगा था। वो इंसान एक लड़की थी, ऐश विलियम, नूर आलाइश। हरम वो किताब लिए घर आ गई थी। उसने उस किताब से छेड़छाड़ नहीं की थी। उसका दिमाग उलझा हुआ था। जो हो रहा था वो नाकाबिले यकीन था। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो ये सब कैसे बताए। हादी को बताती हूँ सब जाकर, वो सोच रही थी। लेकिन जब वो घर पहुंची तो सीन ही कुछ और था। फरहाद अपने रूम में एक छोटा सा बैग पैक कर रहा था। वो काफ़ी जल्दी में लग रहा था। हादी, आप कहीं जा रहे हैं? हरम ने उसे देखते हुए पूछा। हाँ, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? खैरियत तो है? हरम हैरान हुई। हाँ, सब ठीक है। तुम ऐसा करो, अपना एक बैग पैक करो जिसमें तुम्हारे एक हफ्ते के कपड़े और बुक्स वगैरह और तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें हों। वो कह रहा था। मैं? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। तुम तब तक हॉस्टल में रहोगी। इस घर में अकेली तो नहीं रह सकती। एक हफ्ते के लिए? हरम दंग रह गई। हाँ, हैदराबाद में कुछ ज़मीनों का मसला है। वहाँ मैंने हॉस्पिटल बनाना था, मगर अभी इन ज़मीनों पर किसी ने कब्जा कर लिया है। ये काम निपटाते मुझे एक हफ्ता लग जाएगा। फरहाद ने तफसील बताई। अच्छा। हरम बस इतना ही कह पाए। और तुम कहाँ थी तब से? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वो अब हरम के सामने खड़ा पूछ रहा था, हालांकि वो इसकी लोकेशन चेक कर चुका था। वो कहाँ से आ रही है? वो मैं प्रोफेसर विलियम के घर गई थी। अच्छा, एक ही दिन में लोगों को अपना बना लिया? फरहाद ने मुस्कुराया। ऐसी बात नहीं है। हरम छनपी। वो इस एक हफ्ते के लिए दूर जा रहा था और वो कितनी मुश्किल से जा रहा था ये सिर्फ वही जानता था। चलो फिर सामान पैक करो अपना, फरहाद ने कहा। मैं बुक्स और कुछ कपड़े ले लेती हूँ, बाकी जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं बख्श बाबा के साथ आकर ले जाऊँगी। हरम ने सही सोचा था। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, मैं फ़्रेश हो जाऊँ, फिर चलते हैं। वो अपने कबर्ड की तरफ बढ़ गया। हरम भी अपने रूम में आ गई। सब कुछ इतना अजीब और जल्दी जल्दी हो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल इसने उलझे दिमाग के साथ अपना एक छोटा सा बैग पैक करना शुरू कर दिया। जब वो लोग एयरपोर्ट पहुंचे तब अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट पर रोशनियों का समा था। हरम का दिल ना जाने क्यों उदास था। वो रोम में हादी के बिना अकेली कैसी रहेगी, वो यही सोच रही थी। वो दोनों गाड़ी से उतर चुके थे। फरहाद ने अपना बैग कंधे पर डाला। बख्श बाबा गाड़ी में ही बैठे थे। वहीं अब हरम को हॉस्टल लेकर जाते। अपना ख्याल रखना हरम। फरहाद उसके करीब आया। जी। हरम ने बस इतना ही कहा। यह मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूँ, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा, वो धीमे लहजे में कह रहा था। हरम की निगाहें झुकी हुई थी। अच्छा, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज़। वो बस इतना ही कह पाई। फरहाद चंद कदम चला था कि फिर पलट कर वापस आया। उसने हाथ से पकड़कर हरम को करीब किया और अपने लब उसकी पेशानी पर रखे। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि हरम को पता ही न चला। वो धक रह गई। मैं तुम्हें मिस करूंगा। वैसे अलग हुआ और
ऐसे ही वो इसे हैरत से देख रही थी और फिर वो तेज तेज कदम उठाता उसकी निगाहों से ओझल हो गया, जबकि हरम धड़कते दिल के साथ उसे जाता देख रही थी। ये क्या कर गया था वो? एक ठंडी हवा का झोंका आया था और हरम के दिल के बंद कुआड़ एक झटके से खोले थे। वो शख्स उसके दिल के सभी सांस छिड़ गया था। हरम तो साकित वो जामिद खड़ी थी, एक पल में जैसे सब कुछ बदल गया हो। एक नए एहसास से अपनी लपेट में ले लिया था। हाँ, मोहब्बत की काली और आसिफ ज़रदा देवी ने हरम पर अपना साया किया था। वो चला गया था और हरम को लगा था जैसे वो सब कुछ अपने साथ ले गया। कितनी देर तक वो वहीं खड़ी रही। हल्की हल्की बूंदों ने उसके चेहरे को भिगाना शुरू किया। हादी, उसका दिल पुकार रहा था। तभी उसके पास एक तेज़ रफ्तार गाड़ी गुजरी थी। हरम चौंक गई। उसके पत्थर बने वजूद में हरकत हुई थी। वो इसे बावर कर गया था कि हरम नूर पर सिर्फ उसका हक है। मैं चाहती हूँ मोहब्बत की देवी मुझे कभी ढूंढ ना पाए, कभी हरम ने कहा था। और आज वही देवी उसके सामने खड़ी थी, पूरे इस्तेहाक से, और वो बेबस थी। अब तक रोम ने हरम का तलस्सुम देखा था, अब हरम पर रोम का तलस्सुम अपना असर दिखाना शुरू कर रहा था। वह आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गाड़ी में आ बैठी। दिल था कि अभी तक नॉर्मल रफ्तार से धड़क रहा था। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। उसे शायद अच्छा लगा था। एक अनोखा सा एहसास उसके गिर्द लपेटना शुरू हो गया था। तो रोम की बारिश ने आज हरम को अपने बस में कर लिया था। अब वो चाहे लाख चाहे इस तलस्सुम से बाहर नहीं निकल सकती थी। ये उल्फतें भी अजीब हैं, ये चाहते भी अजीब हैं। कभी मिलकर भी ना पास हो, कभी पास होकर भी ना मिल सके। कभी याद आए तो बेहिसाब, कभी रो दिए तो बेहिसाब। ये दिल की हालत भी अजीब है, कभी लर्जी से, कभी रंजिशें, कभी दूरियां, कभी मजबूरियां। ये उलझनें भी अजीब हैं, ये मुश्किलें भी अजीब हैं। वो हंसे तो सिर्फ मेरे लिए, वो रोए तो सिर्फ मेरे लिए। ये हसरतें भी अजीब है, ये ख्वाहिशें भी शदीद है। गाड़ी हॉस्टल के सामने रुकी थी। हरम खोई खोई सी गाड़ी से बाहर निकली थी। उसके गिर्द शॉल लिपटी थी, मगर उसे एहसास हो रहा था जैसे फरहाद का हसार उसके गिर्द हो। अर्श उसे नीचे लेने आई थी। बख्श बाबा ने उसका बैग दिया था। वो अर्श के साथ एक ट्रांस की कैफियत में अंदर बढ़ गई, क्योंकि हल्की बारिश की बूंदें अब तेज़ हो रही थी। वो हॉस्टल आ चुकी थी, मगर उसकी रूह जैसे एयरपोर्ट की भीगी सड़क पर हादी के सार में लिपटी रह गई थी। उसका दिमाग अभी तक वहीं था। क्या हुआ हरम? अर्श ने उसे खोई खोई सी देखा तो पूछा। कुछ नहीं, वो बमुश्किल कह पाई। कमरे में बाकी लड़कियों का शोर उभर रहा था। मैं तुम्हें मिस करूंगा। हरम के जहन में फरहाद के जुमला गूंज रहा था। जब फरहाद को यकीन हो गया था कि हरम जा चुकी है तो वो एयरपोर्ट से बाहर निकला था। उसका रुख एयरपोर्ट की पिछली जानिब था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता एक तरफ चल रहा था। बारिश ने उसे पूरा भिगा दिया था। कुछ मिनट बाद वो अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच चुका था। उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें से एक लड़का उतरा था और इसने फरहाद को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, वो कहता गाड़ी में बैठ गया। चले सर? वो पूछ रहा था। हाँ जल्दी चलो, फरहाद ने कहा और बैग से एक ID कार्ड निकाला जिस पर सैयद समान हैदर का नाम उसकी तस्वीर के साथ चमक रहा था। इस मौसम में क्या खाक फंक्शन होगा? बारिश देखो कितनी तेज़ हो रही है। चैनिंग का गुस्सा आया हुआ था। आज हरम और जी का बेस्ट स्टूडेंट्स के अवार्ड्स देने के लिए फंक्शन था। ये सुबह ही रोमान ने बता दिया था। बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल एक ही था। एक लाइन में गर्ल्स के रूम थे तो दूसरी में बॉयज़ के। सारी लड़कियां फंक्शन के लिए तैयार हो रही थी। हॉस्टल में ईद और क्रिसमस का समा था। हर कोई मसरूफ़ नज़र आ रहा था। हरम जिस रूम में थी इसमें अर्श के साथ चैनिंग भी थी और वो एक इंग्लिश डिपार्टमेंट की लड़की मेघना भी थी। 3 लड़कियां एक रूम शेयर करती थी। हरम के आने से मेघना दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई थी, जबकि साथ वाले रूम में शाले, मीशा और सोनिंग थी। काफ़ी रौनक नज़र आ रही थी हॉस्टल में। लड़के अपनी अपनी जीन्स उठाए फिर रहे थे। कोई मेरी जीन्स और शर्ट प्रेस कर देगा? जिम्मी का दरवाजे में मुंह नजर आया। अच्छा, तुम हम सब के कपड़े प्रेस कर दो, पैसे मिलेंगे तुम्हें, चेनिंग ने उसे कहा। थैंक यू, वो फट से कहता गायब हो गया। इसका कौन सा दिमाग खराब था जो लड़कियों के झंझट में पड़ता। हरम कमरे की खिड़की में खामोश खड़ी थी। वो बारिश को देख रही थी। आज बारिश उसे बहुत दिलकश लग रही थी। इसे क्या हुआ है? चैनिंग ने अर्श से पूछा। डोंट नो। अर्श ने कंधे उचकाए। फिर वो दोनों दबे पाँव उसके करीब आई। दोनों ने जोर से चिल्लाकर कहा। हरम एकदम उछली। क्या हुआ मैडम, किन ख्यालों में गुम हो? अर्श ने उससे पूछा। ऐसे ही बस बारिश देख रही थी। बदतमीज़ों, तुम दोनों ने मुझे डरा दिया। हरम का दिल डर गया था। तैयार नहीं होना क्या? चैनिंग पूछ रही थी। होना है, हरम मुस्कुराई। चलो फिर जल्दी करो, हम सब लेट हो जाएंगे। अर्श कहती वापस कबर्ड की तरफ बढ़ गई जहाँ से वो कपड़े निकाल रही थी। हरम ने भी उसकी पैरवी की।
फंक्शन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में था, जहाँ बाकी सारे फंक्शन होते थे। सारी लड़कियां तैयार शैयार हुए अच्छी लग रही थी। हरम और जी दोनों को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया गया था, जिस पर द अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ रोम सब्ज रंग में लिखा नजर आ रहा था। जी हमेशा की तरह आफत लग रही थी, जबकि हरम ने अभी तक वो शॉल लपेट रखी थी। उसके कपड़े शॉल में कहीं छुप गए थे। उसे इस शॉल से फरहाद की खुशबू आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो इसके पास हो। रात के वक्त बरसती बारिश में फंक्शन जैसे कुछ ज़्यादा ही दिलकश हो गया था। हॉल में बना पुल जो सिर्फ शो के लिए था, इसमें तैरता नील को पानी सबको अट्रैक्ट कर रहा था। वो अर्श के साथ इसी पुल के पास खड़ी थी। दूर एक टेबल पर बैठा रोमान उसे काफ़ी देर से दिख रहा था। उसके पास ही जी भी बैठी थी। वो रोमान को देख चुकी थी कि वो इसकी नज़रें हरम से नहीं हट रही। आज हरम पर अलग सा नूर था। वो मुस्कुरा रही थी। जी एक झटकी से रोमान के पास से उठी और ऊंची हील पहने टिक टिक करती हरम के पास गई। मुझे स्विमिंग ज़रा भी नहीं आती। इनफैक्ट मुझे तो खौफ आता है, हरम अर्श को बता रही थी। ये म्यूज़िक काफ़ी अच्छी है ना? अर्श ने हॉल में गूंजते म्यूज़िक पर ध्यान देते हुए कहा। हाय, जी ने दोनों के पास आकर कहा। रोमान के पास प्रोफेसर जोसेफ आकर बैठ चुका था। इसकी नज़रें हरम से हट गईं। हेलो जी, अर्श ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जबकि हरम उसे हैरानगी से दिख रही थी। कांग्रेस मिस हरम नूर, वो हरम को देखते हुए बोली। सेम टू यू जी, हरम मुस्कुराई। मैं अभी आती हूँ, अर्श कहती वहाँ से चली गई। वैसे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी परसेंटेज ले कैसे सकती हो। चीटिंग की थी क्या? वो तंज कर रही थी। नहीं तो अल्लाह का करम है, मेरा तो कोई कमाल नहीं, हरम ने जवाब दिया। जी को वो जहर लग रही थी। इसमें मौजूद कशिश जी को बहुत बुरी लगती थी। ओके, देखते हैं तुम्हारा खुदा अब तुम्हें कैसे बचाता है। ज़्यादा मासूम बनती हो ना, मुझे स्विमिंग नहीं आती, अब भी पता चल जाएगा। जी एकदम उसकी तरफ बढ़ी। क्या मतलब? हरम चौंक कर एक कदम पीछे हुई। तभी प्रोफेसर से बात करते रोमान की नज़र इन दोनों पर पड़ी। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इससे पहले वो कुछ करता या कहता, जी ने अपने दोनों हाथों से हरम को धक्का दिया। वो छपाक से पुल में जा गिरी। सो नॉवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें बहुत से मिस्ट्रीज़ हैं जो अभी आगे आगे अभी सॉल्व हो गए। कौन सामान है, कौन ऐश कहाँ है, सब कुछ पता चलेगा। बस आप लोग अब सुनते रहें नॉवल, अपनी राय देते रहें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।